एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में जीके उधर-उधर देखती है तो वहाँ पर और भी ज्यादा मात्रा में बियर्स आ जाते हैं जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज और खुश होती है। लेकिन जब ये बात हमारा एमसी लिंजिंग सुनता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दूसरी तरफ दुयोदास सब कुछ अपने फादर को बताते हैं, उससे कहने में लगा होता है कि अभी भी आपका मूड यहाँ पर चाय पीने का है, ड्रिंक करने का है। आखिरकार अब कब जाकर उन सभी को बचाओगे? ये बात सुनकर उसका फादर उससे कहने लगता है कि जो यांग मो है वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। शायद तुम्हें इसके बारे में ना पता हो, लेकिन 2 मंथ पहले इसे एक्सेप्शनली प्रमोट कर दिया गया था डेप्यूटी सिटी लॉर्ड पर यूवी कंट्री के। और तो और तुम्हें समझ में आया इसका क्या मतलब है? ये बात सुनने के बाद ये बंदा काफी शॉक होते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम कहना चाहते हो कि जो डेप्यूटी सिटी लॉर्ड की जो रिक्वायरमेंट थी वो उसने किसी तरीके से कंप्लीट कर दी और सिटी लॉर्ड ने उसे अपॉइंट कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कि समझ गए कि इसका कितना पावर लेवल बढ़ चुका होगा? ये बात सुनकर उसका फादर उससे कहने लगता है कि यांग मू का बैकर कोई और नहीं बल्कि मैं खुद वहां का सिटी लॉर्ड। अगर मैं उससे निपटने के लिए जाता हूँ तो सिटी लॉर्ड से मुझे पंगा लेना पड़ेगा, जिससे मेरा फ्यूचर भी तबाह हो सकता है। ये बात सुनकर मैं उससे कहने लगती है, लेकिन अगर लिंजिंग को कुछ हो गया तो क्या होगा? सिटी लॉर्ड से कहता है कि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट करने के लोगों को वहां पर भेज दिया है। यहाँ पर 3 पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं। पहला आउटकम ये हो सकता है कि वो अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करे और अच्छे रिजल्ट को हासिल करे मार्शल आर्ट कंपटीशन में। उसके बाद हम लोग हार मान सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लिंजिंग को उसकी तरह मार दिया जाएगा और मैं इस अपॉर्चुनिटी यानी इस मौके का फायदा उठाकर सिटी लॉर्ड से पूछ सकता हूँ काफी ज्यादा बेनिफिट्स हासिल करने के लिए। आफ्टर ऑल हमने एक ऐसे बंदे की जिंदगी जो खोई है, हम इतनी आसानी से सिटी लॉर्ड को ओपनली से प्रोटेक्ट तो नहीं करने देंगे उस बंदे को। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि लिंजिंग बिना किसी परेशानी के अगर उस बंदे को हराने में कामयाब रहता है तो वो सभी के सभी काउंटीज के सिटी लॉर्ड्स को शॉक दे देगी, जिससे कि हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और शारनेंग काउंटी को वापस से अपनी नजर नहीं झुकानी पड़ेगी। ये बात सुनकर दुआदास से कहने लगता है, लेकिन फादर अगर लिंजिंग रियली में जीत जाता है और सिटी लॉर्ड का जो फेस है वो लॉस हो जाता है, उसकी इज्जत बेकार हो जाती है, तो वो हमें जिंदा छोड़ेगी, हमसे बदला लेने नहीं आएंगे क्या वो सिटी लॉर्ड? ये बात सुनकर वो हंसता और इससे क्या लगता है कि आखिरकार मैंने इसके बारे में पहले से क्यों नहीं सोचा होगा। तो मैं क्या लगता है कि मैं सिटी लॉर्ड ऐसे ही बन गया था। आई मीन काइंड टू लैड ऐसे ही बन चुका था। 3 साल पहले तो सिटी लॉर्ड ने मुझे 100 आयरन बैग बियर्स की ऑफर करने के लिए कहा था ताकि मैं उन्हें प्रोवाइड करवा सकूं सिटी गार्डियन बीस्ट के तौर पर एम्परर को। और इन 3 सालों में उनकी जो ब्रीडिंग की जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और पूरा पूरा बियर माउंटेन उनसे भर पड़ा है और मुझे ज्यादा कुछ नहीं होना, वो सारे के सारे बियर्स को मुझे सिटी लॉर्ड को ऑफर के तौर पर देना है। अगर वो इससे खुश हो गए तो वो शायद हमें उल्टा रिवॉर्ड भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वे दोनों के दोनों इस बात को लेकर काफी खुश होते हैं, लेकिन मियाँ मियाँ को इनकी बात ये पसंद नहीं आती। तभी एक बंदा रिपोर्ट करने के लिए आता है, जिसको देखकर वो सिटी काउंटी लॉर्ड से पूछता है कि जो स्काउट है जो कि मैंने उससे भेजा था वो वापस आ चुका है, देखे तो जरा क्या रिपोर्ट मिली है। जैसी वो रिपोर्ट को सुनता है तो काफी खुश होते हैं, उससे क्या लगता है कि अच्छा अच्छा जो लिंजिंग है वो रियली में जीत चुका है, मुझे पता था, मैंने उस बंदे को मेजर नहीं किया है। कोई तो जाओ और यहाँ पर इतने भी उस माउंटेन में जितने भी बियर्स हैं उनको कैप्चर करके सिटी लॉर्ड की तरफ भेज दो। तो वो रिपोर्ट वाला बंदा उससे क्या लगता है कि सिटी लॉर्ड तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं उन्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि सारे के सारे आयरन बैग बियर थे इस बिग बियर माउंटेन में, वो सारे के सारे लिंजिंग के द्वारा ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और एक जिंदा अभी नहीं बचा। और ये बात सुनने के बाद काउंटी लॉर्ड के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग होते हैं। उसकी आंखों से तो खून तक निकल आते हैं और सभी के सभी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उससे कहने लगता है कि सिटी लॉर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक में आ चुके हैं कोई खबर सुनने के बाद। अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका इन्हें सही करने का, क्योंकि ये मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरना पड़ रहा है इनको। और अगर तुम इन्हें ठीक करना चाहते हो तो ये यहाँ पर सिर्फ हम मेडिसिन दे सकते हैं, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जिसने उसे ये मेंटल ब्रेकडाउन दिया है सिर्फ और सिर्फ वही इसको ठीक कर सकता है। तभी मियाँ में लिंजिंग को उसके पास लिया आती है और कहने लगते हैं कि लिंजिंग यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर लिंजिंग काफी शौक होता है, समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है, और उससे पूछने लगता है कि मैं वहां पर इतने ज्यादा मजे करने में लगा हुआ था तो तुम मुझे घसीट कर जहां पर क्यों लेकर आ चुकी है इतनी जल्दबाजी में। और लिंजिंग की आवाज सुनने के बाद तुरंत काउंटी लॉर्ड को होश आ जाता है और वो होश आकर सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर सभी खुश हो जाते हैं और कहने लगता है कि जिसने इसको शौक दिया था वो बंदा आ चुका। जहां पर काउंटी लॉर्ड काफी शौक होते हैं, उससे कहने लगता है कि लिंजिंग आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मेरे सारे के सारे आयरन बैग बियर्स को क्यों मार दिया है? मैंने तुम्हें पता है कितनी ज्यादा मेहनत की थी उनकी जनसंख्या को पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। ये बात सुनने के बाद लिंजिंग उसके अपनी एक्सप्लेनेशन मुझसे कहने लगता है कि तुम चाहते हो कि मैंने तुम्हें वापस दे दूं, लेकिन वहां पर तुमने ऐसा भी मुझसे नहीं कहा था कि वो सारे के सारे बियर्स तुम्हारे हैं, और किसी ने मुझसे ये भी नहीं कहा था कि मैं उन्हें मार नहीं सकता। तभी मैं उससे कहने लगता है कि वहां पर कोई भी ऐसा बंदा था ही नहीं आज तक कि वो उन बियर्स को मार सके, 100 ईयर में से कोई भी नहीं आया ऐसा। ये बात सुनकर काउंटी लॉर्ड आग उबला हो जाता है और कहने लगता है कि मैं वहां पर सिटी लॉर्ड बन जाता उन बियर्स का इस्तेमाल करके, लेकिन तुमने सारी की सारी प्लानिंग की ऐसी तेजी मार रखी है। तुम्हें पता भी है कि आखिरकार मुझे कितना नुकसान हुआ है, और अगर मैं तुम्हें मार भी दूं ना तो वो भी मेरे लिए काफी नहीं होने वाला। ये बात सुनकर वो मियाँ मियाँ काफी शौक होती है और उसे रोकती है, उससे कहने लगती है कि सिटी लॉर्ड आपको शांत हो जाना चाहिए, लिंजिंग ने यांगमो को हरा दिया, आप इसके बारे में तो सोचो। आपको पता भी है 6 काउंटी मार्शल टूर्नामेंट में ये आपके लिए क्या ही रिजल्ट हासिल कर सकता है, और मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि सिटी लॉर्ड आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाएंगी। और जैसे
ये बात सुनता है तो उसका धीरे धीरे करके गुस्सा पूरा का पूरा शांत हो जाता है और किसी तरीके से अपने आप को शांत करते हुए उससे कहने लगता है खैर अगर मैं तुम्हें मार भी हूँ आज तो मेरे लिए कोई फायदे वाली बात नहीं होने वाली है, ठीक है मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम उस टूर्नामेंट को जीतकर नहीं लेकर आते हो। और धुआंधार काफी खुश होता है, उससे क्या लगता है क्या तुमने मेरी बात सुनी है? तो गाइस इसका जो धुआंधार नाम अजीब सा लग रहा है, इसका कुछ अलग नाम रखते हैं। हाँ चंपू बढ़िया नाम लगेगा। तो गाइस चंपू है इसका नाम आज से। धुआंधार कहने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बोलने में भी थोड़ा तो समझ जाना। तो इस चंपू से लाकर अपने डैड से क्या लगता है कि तुमने इसकी बात सुनी, तुमने सुनी अगर फर्स्ट प्लेस नहीं जीत कर लाए तो तुम्हारा काट दिया जाएगा। ये बात सुनकर लिंजिंग उससे कहने लगता है कि मैं फाइट करने के लिए तो तैयार हो चुका हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि मैं फर्स्ट प्लेस आऊंगा। तुम इसके बारे में सोच रही मत कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, और ना ही तुमने मुझे कुछ ऐसा दे दिया जिससे कि मैं तुम्हारे कर चुका हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्री में काम करने वाला बंदा हूँ क्या? ये बात सुनकर चंपू काफी खुश हो जाता है और अपने डैड से क्या लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो चुके हो बच्चे। फादर लगता है कि ये बंदा आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपको सबक सिखाना पड़ेगा। ये बात सुनकर हमारे एमसी लिंसी को गुस्सा आती है और वो चंपू को घूर कर देखने लगता है। तो चंपू की बहुत ज्यादा फट जाती है और घबराते हुए क्या लगता है कि ओ शिट मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। तो काउंटी लेड उससे क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे सामने मेरे बेटे को इस तरीके से धमकाने की? तुम में तो बड़ी हिम्मत आ चुकी है, मानना पड़ेगा। तुमने तो सिर्फ और सिर्फ यांगमो को हराया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि तुम इस चैंपियनशिप को जीत सकते हो? तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम इसे जीतने के लिए क्या चाहते हो मुझसे? तभी लिंजिंग अपनी डिमांड रखते हुए उससे क्या लगता है कि हाँ, आपको तो पता ही होगा कि हम सभी के सभी लोग ऑलरेडी एडल्ट हो सके हैं और हम फालतू की बकवास नहीं करेंगे, सीधे मेन बात मुद्दे पर आते हैं कि आखिरकार तुम मुझे जीतने पर क्या रिवॉर्ड प्रोवाइड करवा सकते हो, जल्दी बताओ। ये बात सुनकर सिटी लॉर्ड आई मीन काउंटी लॉर्ड उससे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं 10,000 गोल्ड पीसेस देने के लिए तैयार हूँ। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे मनी में पैसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनकर मियाओ माँ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगते है कि ओहो ये बंदा तो वाकई में काफी प्रीटी गुड है। तो काउंटी लॉर्ड उसे ऑफर देता है अगर पैसा नहीं चाहिए तो मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा मात्रा में वुमन प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मेरे पास लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। ये बात सुनकर मियाओ माँ पूरी तरह से शॉक हो जाती है और सबसे ज्यादा गुस्सा तो हमारे काउंटी लॉर्ड का आता है जो कि कहने लगता है कि ना ही तुम्हें पैसा चाहिए ना ही तुम्हें ब्यूटीफुल वुमन चाहिए, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मुझे वाकई में मारना आई मीन गुस्सा दिलाकर मारना चाहते हो? तो लिंजिंग इस मौके का फायदा उठाते हो डायरेक्टली उससे पूछने लगता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस कल्टीवेशन टेक्निक चाहिए जो कि तुम प्रैक्टिस करने में लगी हुई हो। तुम्हारे पास जो रंबलिंग थंडर आर्ट है ना उस वो जहाँ पर कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुक से वो पूछने में लगा हुआ था कि बुक मास्टर आप कहने में लगे हो कि मेरी जो सेंटली एक्सट्रीम बॉडी है वो इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल है और ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि मैं अपने मेरे पास कोई भी अल्टीमेट मूव नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ पावरफुल और बढ़िया धांसू धमाकेदार मूव सिखा सकते हो? तो बुक उससे कहने लगते हैं कि मैं डीमर रेस के कल्टीवेशन टेक्निक को काफी तरीके से जानता हूँ और मुझे पता है कि उनके पास काफी ज्यादा टेक्निक मौजूद है, लेकिन वो सारी की सारी टेक्निक्स मेरी बुक में मौजूद नहीं नहीं रिकॉर्ड करवाई गई है उनके द्वारा। ये बात सुनकर वो काफी सरप्राइज होते हुए पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या मुझे वाकई में अपनी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, जब मैं बिना किसी टेक्निक के नॉर्मल स्ट्रेंथ कैसे यूज करूं? तो बुक उससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर एक बंदा है जो कि तुम्हें कल्टीवेशन टेक्निक प्रोवाइड करवा सकता है और वो कल्टीवेशन तुम्हारे लिए काफी परफेक्ट भी है वो टेक्निक। मैंने देखा था कि जब तुम उस सिटी लॉर्ड के साथ यानी कि काउंटी लॉर्ड के साथ फाइट करने में लगे हुए थे दिन के समय में, तो मैंने देखा था कि वो थंडर लेपर्ड क्लैंस की सीक्रेट आर्ट रंबलिंग थंडर आर्ट को इस्तेमाल करने में लगा हुआ था। अगर वो बंदा इस टेक्निक को इस्तेमाल करता है तो वो मुश्किल से 10% तक की इसकी पावर को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर वो तुम इस्तेमाल करते हो तो वो ये टेक्निक तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है और तुम्हारी जो परेशानी है टेक्निक की वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो आखिरकार तुम उससे डायरेक्टली रंबलिंग थंडर आर्ट के बारे में क्यों नहीं पूछते हो? ये बात सुनकर मियाओ में पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और उससे मन में सोचते हुए कहने लगते कि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार हमारे काउंटी लॉर्ड है वो किस तरीके की टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस लिंजिंग को इसके बारे में कैसे पता चला? और जब काउंटी लॉर्ड को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि रंबलिंग थंडर आर्ट ये तो हमारे ल्यू फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है, आखिरकार बिग ईगल को भी मैंने यानी कि अपने बेटे तक को इसके बारे में नहीं बताया है, तो मैं इसके बारे में कैसे पता चला? और इस सारी की सारी घटना देखकर वो काफी ज्यादा शंपू शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि डैड आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, ये आपका कोई इलेजिटिमेट बेटा तो नहीं है? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट है जो मुझे आई मीन गार्ड करने में लगे होंगे आपके बेटे, पहले तुम मुझे ये बताओ क्या तुम मेरी कंडीशन को मान सकते हो या फिर नहीं मान सकते हो? ये बात सुनकर उससे गुस्सा आती है और वो दीवार पर मुक्का मारते उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुम्हें पता भी जो रंबलिंग थंडर आर्ट है वो एक डिवाइन टेक्निक है जो कि 1000 ईयर से हमारे ल्यू फैमिली में पास डाउन करती जा रही है, आखिरकार मैं एक आउटसाइडर को ये टेक्निक कैसे दे सकता हूँ? तो लिंजिंग उससे कहता है कैसा रहेगी कि आखिरकार हम स्वॉन बेदर बन जाते हैं। तो ये बात सुनकर वो तैयार होने के भाई तैयार नहीं होता और कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचने में लगे हुए हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कितना ज्यादा आलसी हूँ और मैं इस टूर्नामेंट को जल्दी खत्म कर लूंगा बिल्कुल लास्ट टूर्नामेंट की तरह, पर मैं टेक्निक नहीं देने वाला। तभी एक रिपोर्ट करने वाला बंदा आकर उससे कहने लगता है कि मैं सिटी लॉर्ड को ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर आई मीन काउंटी लॉर्ड को बताना चाहता हूँ कि सिटी लॉर्ड ने अनाउंस कर दिया है कि जो भी 6 कंट्री मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में इस बार जीत कर आएगा फर्स्ट प्लेस पर, उसे सिटी लॉर्ड की
पोजीशन प्रमोट कर दिया जाएगा वाइस सिटी लॉर्ड के तौर पर इस साल के विनर। और जो प्लानिंग करने में लगा हुआ था काउंटी लॉर्ड, वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है और सभी शॉक हो जाते हैं। तो काउंटी लॉर्ड उससे कहने लगता है, अपने बेटे को बुलाता है, तो उसका बेटा खुशी के मारे कहने लगता है कि तुम मुझे रंबलिंग थंडर डार्ट प्रोवाइड करवाने वाले हो क्या, मैं डेफिनेटली आपको जीत कर लेकर आऊंगा। और भाई इसी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो उससे कहने लगता है कि जो कंपटीशन है उसे स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ से भी कम समय का बचा है और इस समय के दौरान तो मैं अपने सेकंड अंकल के साथ काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। ये बात जानने के बाद चंपू काफी ज्यादा शौक और घबराने लगता है और वहीं पर बैठकर रोना चालू कर देता है। म्याओ उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये चंपू को इसको देखकर लगता है कि इसका जो मूड है बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो एमसी भी उसकी बात सुनकर उससे कहने लगता है कि मैं तो बस कैजुअली बात करने में लगा हुआ था, मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि जो काउंटी लॉर्ड है वो वाकई में मेरे स्वॉर्ड मित्रर बन जाएंगे और मेरे साथ ये सब करेंगे। चंपू इस बात काफी ज्यादा दुख होता है, तो म्याओ म्याओ उसे शांत कराते हुए उसे खुश करने की कोशिश करती है और उससे कहने लगते हैं कि अब हमें अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, समय हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चंपू उससे कहने लगता है कि लेकिन जो रियलिटी है मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी लिंजिंग उससे कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो हम लोग अपने जैसे बुलाया करते थे उसी तरीके से बुला सकते हैं। मैं ब्रदर दियाओ कहकर बुलाऊंगा, सीधे चंपू कहकर बुलाऊंगा और तुम मुझे सेकंड अंकल कहकर बुलाना। ये बात सुनने के बाद चंपू रोते हुए उससे कहने लगता है कि मैं तो अभी भी डिसएडवांटेज में हूं ना, तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। तभी एंट्री होती है भैया सिटी लॉर्ड की, काउंटी लॉर्ड की, जो कि वहां पर आकर कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोगों में तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, अब जबकि तुम इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो, चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूँ और तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए फालतू की बकवास करने में। और ड्रेसअप चेंज करने के बाद वहां पर पहुंच जाता है अजीब से कपड़े पहन के और इस तरह के कपड़े जब वो सभी के सब लोग देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और मन में सोचता हूँ क्या लगता है कि मैं अभी के अभी अपनी आंखों को बाहर निकाल कर फेंकना चाहता हूँ यार। और लिजिंग उससे पूछने लगता है क्या जो मास्टर चैंग थे वो हमारे साथ ट्रेनिंग नहीं करने वाले थे क्या। तो काउंटी लॉर्ड उससे कहने लगता है कि चैंग फेंग वाकई में बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, वो हमारे साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता, ना ही वो उसे झेल सकता, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन का रिवॉर्ड होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और इसलिए मैं तुम्हारे अफेक्ट और तुम्हारी ट्रेनिंग को थोड़ा बढ़ाने वाला। तो इस बार मैं तुम्हारी ट्रेनिंग की जो रफ्तार है और तुम्हारी जो इंटेंसिटी है उसे डबल कर दूं। अब जबकि मुझे अपनी शान्यांग कंट्री को काफी ज्यादा आगे बढ़ाना है तो मेरे अलावा उसे कौन आगे बढ़ा सकता है। अब तुम्हें मैं सिखाता हूँ कि इस तरीके से फाइट की जाती है और अपने स्पीड बीस्ट को समन कर लेता है। और तभी वहां पर 9 स्टार ओरिजिन बीस्ट थंडर टाइगर को वो समन करता है, जिसको देखकर वो काफी खुश होते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा समय हो चुका है इसे ये बाहर बुलाने के बाद। नियामो इसको देखकर काफी सरप्राइज होती है और उससे कहने लगती है कि एक 9 स्टार ओरिजिन बीस्ट, ये मेरा ऐसा पहली बार हो रहा है जब मैं इसे अपनी आंखों से खुद देखने में लगी हुई हूँ। और लिंजिंग मन में सोचते हुए कहता है कि जो 4 स्टार इसका मांटिस था जिसने इससे मुझे पहले बनाया फाइट करने के लिए बुलाया था, वो बस मेरा मजाक उड़ा रहा था क्या, अपनी पावर को दिखाना नहीं चाहता था। ये बात सुनने के बाद चंपू शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि प्रीवियस ईयर्स में इससे पहले जो साल के कंपटीशन हुए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 स्टार ओरिजिन बीस्ट का इस्तेमाल किया था, तो मैं वाकई में 9 स्टार बीस्ट का इस्तेमाल करने की जरूरत है क्या, इससे तो तुम्हें साफ साफ पता चलता है कि तुम हमें अब्यूज कर रहे हो। ये बात सुनकर उसका बाप समझाता है चंपू को और उससे कहने लगता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, इस बार का जो कंपटीशन का जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा भयानक वाला है, तो तुम्हें बाकी में ऐसा लगता है कि बाकी के जो काउंटी के लोग होंगे वो अपने स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस बार वो अपनी बीस्ट की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और पॉसिबिलिटी भी ये भी हो सकती है कि 9 स्टार ओरिजिन बीस्ट की कोई कमी नहीं है जो वहां पर नहीं ला सकते वो लोग। अगर तुम इस वक्त अपनी फैंटेसी में ही अपने सपनों की दुनिया में बने रहे तो तुम कभी भी जीत कर नहीं आ पाओगे। और तभी अपने बीस्ट को उन पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है और तभी धमाकेदार से उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और म्याओ म्याओ को और सभी को जोड़ का झटका बहुत ही जोड़ते लगता है और वो सभी शॉक हो जाते हैं। लिंजिंग पुत्री से भुन जाता है और कहने लगता है कि ओह लाइटनिंग अटैक, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये इम्पॉसिबल होने वाला है मेरे लिए इसको डिफेंड करना। और काउंटी लॉर्ड काफी खुश होते हैं, उससे क्या लगता है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक अटैक करवाया, तुम्हें इतना डर लगने में लगा हुआ है और तुम अभी भी चैंपियनशिप को जीतने के बारे में सोच रहे हो, तुम सपना देखना बंद कर दो। तो वे सभी के सभी लोग अपने स्पीड बीस्ट को बुलाते हैं। यहाँ पर हमारा एमसी लिन के अपने जीके को बुलाता है, हमारी मियाओ में जियावू को बुलाती है और हमारा चंपू भैया आहू को बुलाता है। तभी जिया में उसे ऑर्डर देती है कि वो उसके मूवमेंट को फ्रीज कर दे और चंपू इस मौके का फायदा उठाकर उसको टक्कर मारने की कोशिश करता है। ये देख वो क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर का जानता है, उसका 9 स्टार बीस्ट इलेक्ट्रिसिटी पावर इस्तेमाल कर सकता है। तो पीछे से हमारा एमसी चिल्लाता है कि आइस कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, भाई तुम्हें उसे टच नहीं करना चाहिए। तभी भाई साहब हमारी मियाओ में को बहुत जोर का झटका बहुत ही ज्यादा जोर से लगता है और इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण कोई भी वहां पर टिक नहीं पाता और उसका आहू की भी बैंड बज जाती है। और जब एक दहाड़ मारता है जो इलेक्ट्रिसिटी बीस्ट तो वो देखकर वो पीछे जाकर छुप जाता है, जिसको देखकर चंपू से पूछता है कि तुम वाकई में थोड़ा सा दम नहीं दिखा सकते हो, डर के मारे तुम पीछे आ गए। और फिर बारी आती है हमारे जीके की उनसे फाइट करने के लिए, जो कि अपनी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करती है और काउंटी लॉर्ड काफी खुश होते हैं। उससे क्या लगता है कि तुम्हें हमेशा अपने दुश्मन के एट्रीब्यूट्स और उनके लेवल पर ध्यान देना चाहिए। एक फायर ओरिजिनल बीस्ट ओरिजिन बीस्ट कभी भी हाई स्टार लाइटनिंग ओरिजिन बीस्ट को नहीं हरा सकता। जो तुम्हारी ट्रेनिंग है यहीं पर खत्म होती है, तुम तो मेरे मतलब मेरा समय बर्बाद करने में लगे हो, तुम सभी के सभी लोग नंबर के बेवकूफ हो।
और तभी अगले ही पल पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी बीस्ट उड़ते उड़ते उसके पास आकर गिरता है, जिसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है कि उसके साथ चल क्या रहा है। तभी लिंजिंग उससे क्या लगता है कि जो फ्लेम्स है वो इसे नहीं हरा सकती हो, लेकिन मेरे पंच तो हरा सकते हैं। अगर तुम वाकई में समय बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें भी यहाँ पर फाइट करने के लिए ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर काउंटी लॉर्ड भी काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि तुम वाकई में मेरे सोर्स बीच डायरेक्टली फाइट करना चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो आखिरकार। तो लिंजिंग बुक निकालकर उससे कहने लगता है कि एक ऐसा सोर्स बीट जो कि अपने मास्टर के साथ फोर्सेस जाने की ताकत को ज्वाइन कर फाइट कर सकता है। लास्ट टाइम मैंने देखा था यांग मो को इस तरीके से फाइट करते हुए, लेकिन मेरे जो सोर्स बीच थे वो उस वक्त काफी ज्यादा कमजोर था उस बंदे का सोर्स बीच, क्योंकि मेरे जीके ने उसे एक ही बार में पूरी तरीके से हरा दिया था और वो बंदा बचकर निकलने में कामयाब रहा था। और इस वक्त मैं असली फाइट देखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो काफी मुस्कुराता है और कहने लगता है कि तुम लिटिल गाय कहेंगे, तुम तो वाकई और द इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने एंसेस्टर टीचिंग को यहीं पर थोड़ी देर के लिए तोड़ने वाला हूँ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार ह्यूमन बीस्ट कॉपरेशन मोड क्या होता है। ये बात सुनने के बाद लिंजिंग पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और अपनी इमेजिनेशन से सोचने लगता है कि आखिरकार किस तरीके की कॉम्बिनेशन सिखाने वाला है ये बंदा। और तभी सिटी लॉर्ड वहां पर उसके साथ कंबाइन होना चालू हो जाता है और क्या लगता है कि तुम अब देखो क्या होता है, और उनकी एनर्जी आपस में मिलने लगती है। इसको देखकर म्याओ म्याओ सरप्राइज होते है, उससे पूछ लगते हैं कि सिटी लॉर्ड आपकी जो लाइटनिंग एट्रीब्यूट है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने में लगी हुई है। जिसको देखकर हमारा लिंजिंग भी उससे पूछता है कि ह्यूमन बीस्ट कॉपरेशन का मतलब है कि अपनी सारी की सारी एनर्जी को सोर्स बीस्ट के एट्रीब्यूट के साथ मिला लो। म्याओ म्याओ, क्या तुम मुझे बता सकती हो अपने इस ट्रेजर का इस्तेमाल कर करके इसके बीस्ट स्टार लेवल कितना बचा हुआ है। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगते कि ओ जरा एक मिनट रुको, इसकी जो लेवल पावर है वो 6 स्टार तक गिर चुकी है। तभी काउंटी लॉर्ड समझाते हैं, उससे कहने लगता है कि जो सोर्स बीस्ट है उनके पास काफी ज्यादा पावर होती है और जो पजेस करते हैं इतनी पावर को लार्ज अमाउंट में, और वो काफी एक्सट्रीम एनर्जी है उनके पास, तो इनको ट्रांसफर किया जाता है लिंक के थ्रू अपने मास्टर को। और एक बार तुम उस लार्ज एनर्जी आई मीन लार्ज अमाउंट की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर डाल लोगे तो तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो अपनी करंट लेवल के हिसाब से। जिसको देखकर लिंजिंग भी काफी खुश होता है और सरप्राइज भी होता है और कहने लगता है कि ये तो किसी बैटरी चार्जर की तरह है, वो भी पोर्टेबल बैटरी की तरह। उसकी बैटरी से अपन अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। तो काउंटी लॉर्ड कहता है कि लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है, ड्रॉबैक है इसका इस्तेमाल करने का। एक बार अगर वो तुम्हारा जो सोर्स बीस्ट है काफी मात्रा में अपनी एनर्जी को खो देगा तो उसकी जो स्टेट होती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी और उसकी एनर्जी भी कमजोर हो जाएगी, जिससे कि कोई भी बंदा उस पर अटैक कर सकता है। और अगर उसके सोर्स बीस्ट को कैसी तरीके से भी चोट लग जाती है तो उसका जो मास्टर होता है जो कि लिंक से कनेक्टेड है उसे भी काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो टेक्निक है जनरली देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हेवन ओरिजिन रियलमी के लोग ही सीखते हैं और तुम इसको ट्राई कर सकते हो तो, लेकिन कभी भी रेकलेसली इसका एब्सोल्युटली जब तक जरूरी ना हो, तुम्हारे लिए कंपलसरी ना हो यूज करना, तब तक इसका इस्तेमाल मत करना। और सारी की सारी इसको इस्तेमाल करने की टेक्निक बताने लगता है और क्या लगता है कि तुम्हें सबसे पहले तो केयरफुली सेंस करना है इस सोर्स बीस्ट की एक्सट्रीम एनर्जी के फ्लक्चुएशन को महसूस करना है, फिर अपने साथ उसे सिंक्रोनाइज करो और अपने डिवाइन सेंसेस को उसकी बॉडी में एंटर करने दो। और म्याओ में उसको तुरंत ट्राई करने लगती है। तभी लिन के अपने उससे कहने लगता है कि जी के चलो हम भी ट्राई करते हैं इस टेक्निक को। तभी जी के अपने कपड़े बदलकर आ जाती है मेड यूनिफॉर्म में और कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो माय एम्परर आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, मैं रेडी हूँ, आप डाल सकते हो। ये बात सुनने के बाद वो काफी शौक होते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम ये सब क्या करने में लगी हो, तुम्हें ये कपड़े बदलने के लिए कहाँ से मिले। तो वो उससे कहने लगती है कि क्या हम लोग यहाँ पर ये नहीं करने वाले थे, अभी तुम एंटर नहीं होने वाले थे क्या मेरे अंदर। तो लिंजिंग चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग भी है क्या, तुम ऐसे इस शब्द का गलत मतलब मत निकालो, तुमने सुना भी क्या कर वो क्या कहना चाहता है भाई। ये बात सुनकर वो काफी सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि आप वो करने वाले हो, समझ गए ना। ये कितनी ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। और दूसरी तरफ ये चंपू और उसका बीच ये बात सुनते हो तो कहने लगता है कि मैं कभी भी एंटर वाले शब्द को इतनी आसानी से नहीं लेने वाला हूँ। तभी हॉल मास्टर वहां पर आकर कहने लगता है कि जो फर्स्ट राउंड का मैचअप का मार्शल आर्ट कंपटीशन का वो अनाउंस होने वाला है और इस बार जो हमारा अपोनेंट है वो कोई और नहीं बल्कि में हुआवा काउंटी के लोग हैं। ये बात सुनकर लिंजिंग भी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कितनी कोइंसिडेंस वाली बात है ना। तो हॉल मास्टर उससे कहने लगता है कि जो हुआवा सिटी लॉर्ड है उन्होंने पहले ही हुआवा काउंटी टेरिटरी को बचा कर रखा हुआ था और हमारे इलाके में घुसने की उतनी हिम्मत आ गई है और तुमने उस यांग मो के साथ फाइट भी कर ली। तो जो परफेक्चर लॉर्ड है वो ओरिजिनली में तुम दोनों को एक फेस टू फेस फाइट करने का एक मौका देना चाहते थे, क्योंकि जो होवा सिटी लॉर्ड है उन्होंने हमसे ये कहा था कि सारा का सारा जो स्कोर है, सारा का जो परेशानी है वो उस एरिना में सॉल्व कर दी जाएगी। तो परफेक्चर लॉर्ड ने असाइन कर दिया है कि तुम्हारी जो फाइट है वो हमारे साथ होगी। ये बात सुनकर काउंटी लॉर्ड भी काफी सरप्राइज होता है और उससे क्या लगता है कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई है, जैसे कि वो विक्टिम खुद हो, उन्होंने हमारे इलाके में घुसकर चोरी करने की कोशिश की और ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने उनके साथ कुछ कांड कर दिया हो। और म्याओ में भी चिल्लाते उससे क्या लगता है कि क्लियरली सी बात है कि वो हमारे इलाके में घुसे थे हमारे बियर माउंटेन में और उन्होंने अपने फैट को इस तरीके से बदल दिया। तो लिंजिंग थोड़ा इस बारे में सोचता है और उससे क्या लगता है कि जब ओरिजिनली में देखा जाए तो मैं उन्हें किस तरीके से पनिश करूं ये इस बारे में सोचने में लगा हुआ था और उन्होंने लेकिन एक यहाँ पर तरीका ढूंढ लिया जिससे कि वो हमें ही पनिश कर सके। वो बस ज्यादा कुछ नहीं बल्कि में हमें फंसाना चाहते हैं अपने गंदे कांड में। हमें उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि हमें अपने मैच को जीतने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो हमें गुस्सा दिलाना चाहता है।
है। ये बात सुनकर सिटी लॉर्ड काफी खुश होता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इस तरीके के बंदे को भाई साहब इसने क्या ही सोच लिया है। तुरंत उसके स्कैम को पहचान लिया, ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट और काफी ज्यादा क्लियर माइंडेड वाला बंदा है। तभी लिंजिंग उससे कहने लगता है हॉल मास्टर से, क्या तुम्हारे पास कोई भी और भी इंफॉर्मेशन जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं? तो हॉल मास्टर उससे क्या लगता है कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है हर काउंटी की, हम इसे हासिल नहीं कर सकते हैं तुम्हारे लिए। तो लिंजिंग ये बात सुनकर काफी उदास होता है और उससे क्या लगता है कि यांगमो है वो ऑलरेडी हमारे इनसाइड इंफॉर्मेशन के बारे में जानता है और हम ऑलरेडी इनिशिएटिव को खो चुके हैं। ये बात सुनकर सिटी लॉर्ड आगे आता है, काउंटी लॉर्ड आगे आता है और उससे क्या लगता है कि तुम ये मैटर तुम मुझ पर छोड़ सकते हो, तुम इस बारे में चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके अंडरवेयर के कलर भी बता सकता हूँ कि आखिरकार वो क्या करने वाला, क्या पहनने वाला उस कंपटीशन के दिन में, और तो मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये बात सुनने के बाद लिंजिंग एक पाउच निकालता है अपनी जेब से और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें अपनी कल्टीवेशन इस समय के दौरान बढ़ाने की जरूरत है और हमारे सोर्स बीच की पावर भी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया आइटम है जिसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और उस पाउच में से कई सारी बोतल बाहर निकाल कर कहने लगता है कि मैंने कई सारी पिल्स को रिफाइन किया उन आयरन बियर का इस्तेमाल कर अब तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। काउंटी लॉर्ड इसको देखकर रोना चालू कर देता है और उससे क्या लगता है कि मेरे आयरन बियर, मुझे पता भी है कि मैंने कितनी मेहनत की थी इसे पालने के लिए, मेरे जो 22 परफेक्शन लॉर्ड की जो पोजीशन है वो इन पर डिपेंड करती थी। ये बात सुनने के बाद हॉल मास्टर के कंधों पर लेकर बैठ कर रोने लगता है। तो हॉल मास्टर कहता है कि तुम्हें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, जो तुम्हारे बच्चे हैं उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिंजिंग अंदर जाता है तो हॉल मास्टर सरप्राइज होती है, उससे पूछने लगता है कि लिंजिंग तुम कल्टिवेट नहीं करने वाले क्या? तो लिंजिंग उससे क्या लगता है कि मैं अभी वापस आता हूँ कुछ चीज सामान लेकर। जाते जाते मन में सोचते हुए क्या लगता है कि म्याओ म्याओ ने कहा था और उस चंपू ने कहा था उसके जो सोर्स बीस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा 6 स्टार पर पहुंच सकते हैं उस कंपटीशन से पहले, लेकिन जो अपोनेंट के सोर्स बीस्ट है वो कम से कम 6 स्टार से 9 स्टार तक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लगता है कि अब हमें जीके पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और तभी यहाँ पर वो कुछ ड्रिंक करने लगता है और वो एक अल्कोहल होती है जिससे कि आप समझ गए ना, इसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाए अंदर से। इसको पीने के बाद इसकी एनर्जी काफी बढ़ जाती है और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और तुरंत उस पेंडेंट का जेड का इस्तेमाल कर जीके को बाहर बुला लेता है, जहाँ पर वो वापस से अपने भाई साहब हॉस्पिटल ड्रेस वाली नर्स की ड्रेस पहनकर वहां पर सामने आ जाती है। इससे ड्रेसेस मिलती कहाँ से इतनी ज्यादा, और एक्सपोज बनाती हुई कहने लगती है कि माय एम्परर क्या आपको मुझसे कुछ काम है? तो लिंजिंग बिल्कुल भी रुक नहीं पाता और उससे कहने लगता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है इस काउंटी के मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट को स्टार्ट होने में, तो चलिए हम लोग अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लेते हैं। तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा कि मैं 3 बार तुम्हें और लेवल अप करवाना चाहता हूँ और मन ही मन में कहने लगता है कि इस बार मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि यहाँ पर मुझे सब कुछ याद रहे कि मैं जो भी करने वाला हूँ। लेकिन जब इनके बीच में कुछ होने वाला होता है तो बुक आकर तुरंत उसके थोबड़े पर एक जोर से मारती है और वहीं पर रोक देती है और रोकती उससे कहने लगती है कि तुम 3 बार लगातार बैक टू बैक इसको लेवल अप करवाना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है कि नहीं है? तो मैं क्या लगता है कि ये कोई हलवा है कि तुम कहीं से भी उठा के कुछ भी कर लोगे? तुम्हें पता भी है कि अगर तुम ओवर डूइंग कर दोगे, तुम हद से ज्यादा चीज कर दोगे तो कितनी परेशानी खड़ी हो सकती है। ये बात सुनकर लिंजिंग शॉक होते उससे पूछने लगता है कि मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा एब्जॉर्ब एसेंस कर लिया है और 2 दिन तक मैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए आने में लगा हूं, तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है ये काफी रहने वाला है हमारे लिए। ये बात सुनने के बाद बुको से बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जीके के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तुम वाकई में जीके को 2 दिन के अंदर अंदर लेवल अप करने के बारे में सोचते हो तो तुम्हें पता भी कि लास्ट टाइम जब तुमने इसके साथ किया था और लास्ट टाइम जो एसेंस तुमने उसे प्रोवाइड कर पाया था उसे पचाने में से 2 मंथ का समय तो कम से कम लग ही जाएगा। अगर तुमने ज्यादा इस्तेमाल किया इसकी बॉडी को तो इसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी और ये चीज वो हैंडल नहीं कर सकती। तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा कम से कम 2 मंथ तक। ये बात सुनने के बाद उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, उदास होकर वो वापस लौटने लगता है और काफी उदास होता है। क्या लगता है कि अरे यार 2 मंथ तो मुझे ऐसा लगने वाला है जैसा कि मैं 10 साल तक इंतजार करने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद जिनकी उसे आइडिया देती है और उससे कहने लगती है कि जरा 1 मिनट रुको, अगर मैं यहाँ पर आज तुम्हारी मदद नहीं कर सकती तो हमें अपनी अनसील करनी चाहिए एक और नई सिस्टर को, वो तुम्हारी मदद कर सकती है। ये बात सुनने के बाद बुक उसे समझाते हैं, उससे कहने लगती है कि आखिरकार मैंने भी इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा था और मुझे लगा था कि तुम अपने इस हैप्पीनेस को, अपने इस काम को, अपनी इस ब्लेसिंग को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। ये बात सुनने के बाद जिनके के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो समझाते रहे, उससे कहती है ऑफकोर्स भी बात है कि मैं अपनी हैप्पीनेस को शेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे जो एम्परर का मिशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए मेरे से ज्यादा। आखिरकार मैं ऐसे दुस्साहस कैसे कर सकती हूँ और अपने डीमन रेसेस के रिवाइवल के जो काम समय है उसे और ज्यादा लेट कैसे कर सकती हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने इस सेल्फिश डिजायर के लिए। मैं बस तुमसे इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम काफी ज्यादा लड़कियों के चक्कर में घिर जाओ, काफी ज्यादा लड़कियों तुम्हें घेर लें, तो तुम फ्यूचर में बस मुझे अपनी वुमन के तौर पर याद रखना, और जब तक तुम फ्यूचर में मुझे याद रखोगे तब तक मुझे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा काइंड हो। तो वो उससे कहने लगती है खैर ये देखा जाए तो एक अच्छा आइडिया है लेकिन ये फीजिबल नहीं है ज्यादा। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगता है लेकिन ऐसा क्यों? तो वो समझाती है कि जो अमाउंट है तुम्हारे पास एसेंस का जिससे कि तुम अनसील करना चाहते हो, उसे अनसील करने के लिए तुम्हें हर बार डबल एसेंस का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी।
और बात करें तुम्हारे करंट एसेंस के रिजर्व को देखकर तो तुम्हें इसे इकट्ठा करने में कम से कम एटलीस्ट 20 डेज का समय लगने वाला है। ये बात सुनने के बाद वो काफी सरप्राइज होते हैं, चिल्लाते, उससे क्या लगता है कि हम लोग कंप्लीटली यहाँ पर तबाह होने वाले हैं और हम लोग अपने दुश्मनों से पंगे लेने वाले हैं और हम लोग समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इतना समय इंतजार करूं। ये बात सुनकर बुक उससे कहने लगती है लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ा तो इंतजार करना ही पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद जिन के पीछे से बोलती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर उसका इस्तेमाल कर लो तो कैसा रहेगा। ये बात सुनकर दोनों ही सरप्राइज होते हैं और उससे कहने लगती है क्या तुम क्या कहना चाहते हो, तुम कहना चाहते हो कि हम लोग ह्यूमन बीस्ट कोलैबोरेशन मेथड का इस्तेमाल कर अपने एसेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो बुक भी इस बात को जानकर सरप्राइज होती है और उससे कहने लगती है खैर ये चीज ट्राई करना तो बनता है यार। और तभी जी के उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि माय एम्परर प्लीज आप इसे ट्राई कर सकते हो मेरे पास। जिसको देखकर हमारा एमसी काफी शर्माते उससे कहने लगता है कि मुझे वाकई में अच्छा लगा तुम मेरे से कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेव करती हो, मैं कितना ज्यादा एम्बरेस्ड हो चुका हूँ। और कहता है कि एक्चुअली में देखा जाए तो तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अपनी सेकंड बीस्ट गर्ल को इस तरीके से एक्सटेंड करने की इतनी भी जल्दी नहीं आती पड़ी है हमें। तो जी के काफी मुस्कुराती है और उससे कहने लगती है कि जबकि आप पार्टिसिपेट करने वाले इस मार्शल टूर्नामेंट में तो यहाँ पर आपके पास जितने ज्यादा ओरिजिन बीस्ट होंगे उतने ही ज्यादा आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा ओरिजिन बीस्ट बैटल्स होने वाली है हर एलिमेंट के एडवांटेज आप पर ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और एक और एलिमेंट अगर जुड़ जाता है तो इसमें कौन सी नुकसान वाली बात है, और वैसे भी 2 मंथ बहुत ज्यादा है हमारे लिए। इस तरीके से देखकर लिंजिंग से नाक से खून बहते हुए उसको पहुंचते उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। और तभी वो दोनों के दोनों कल्टीवेशन की पोजीशन में बैठ जाते हैं। अब जब दोनों की लेवल्स एक साथ कनेक्ट होती है, लिंक एक साथ कनेक्ट होती है, तो लिंजिंग किसी तरीके से कनेक्ट करने के बाद इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाती है और उसे अजीब सा बॉडी में महसूस होता है। क्या लगता है कि मैं अपने सारे के सारे एसेंस को अपने मेजेस्टी को अपने एम्परर को सौंपने के लिए तैयार हूं। जिससे कि भाई साहब इतनी इसके नाक से बस खून बहने लगता है ज्यादा एनर्जी इकट्ठे होने का। और बुक इसको देखकर काफी खुश हो जाती है और उससे क्या लगता है कि बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ, चलो हम लोग एक न्यू बीस्ट गर्ल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाहर बुलाते हैं। और हमारा एमसी बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता, वो तुरंत उस बुक को पकड़कर खोलना चालू कर देता और जैसे ही उसको खोलता है तो उसमें से बहुत ज्यादा रोशनी चमकने लगती है और यहीं पर एंट्री होती है उसके लिए एक नई लड़की की। इसको देख कर जी के काफी सरप्राइज होती है, उससे लगता है कि ओह तुम एक्चुअली में तुम हो इस बार। और तभी यही लड़की की एंट्री होती है, उसके बारे में बताया जाता है कि इसने अभी अभी तो वो नहा कर निकली थी और उस बुक के अंदर एक कमरा है, उस कमरे में ये एक तरीके से रहते हैं सारे के सारे बीस्ट, और उस कमरे की ताले को खोलकर वो बुक निकालती है। एक तरीके से कॉन्सेप्ट है। तो इस वक्त वो बुक के अंदर नहाने में लगी हुई थी और इसी वक्त हमारे एमसी ने इसे समन कर लिया है, तो इसलिए वो इस तरीके के ड्रेस में है और काफी शर्माई हुई होती है। और बाहर का तरफ दिखाया जाता है यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में वो लोग ट्रेनिंग करने में लगे हुए हैं और जैसे वो थक जाते हैं तो हमारे एमसी को तरह जो पिल्स उसे प्रोवाइड करवाई गई है वो उनको खाकर अपनी एनर्जी को रिप्लेस कर लेते हैं। दूसरी तरफ म्याओ म्याओ उसको देखकर काफी सरप्राइज होती है, पीछे से वो चिल्लाता है चंपू और क्या लगता है कि आखिरकार लिंजिंग कहाँ पर चला गया है, यहाँ भागी चला गया है। हम लोग यहाँ पर कल्टीवेट करने में लगे हुए, इतनी मेहनत करने में लगे हुए हैं और ये बंदा आराम करने में लगा हुआ है कमरे के अंदर, उसे नहीं मेहनत करनी चाहिए। तो म्याओ म्याओ उससे कहने लगते कि तुम अपने बकवास करना बंद करो, वो बंदा जरूरी हमसे ज्यादा डबल ट्रेनिंग करने में लगा वो कहीं पर। आखिरकार मुझे अपने लिंजिंग पर पूरा भरोसा है भाई, तेरा भरोसा वो कहीं और निकाल रहा है। और यहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है दूसरी तरफ, यहाँ पर जी के उससे कहने लगती है कि अब मैं नान नाई, तुम्हें सच सच बताऊं तो इस लड़के का नाम नान नाई और मैं इसके साथ काफी ज्यादा अच्छी फ्रेंड भी हूँ और आज से और अभी से ये मेरे साथ मिलकर यानी कि आपको योर मेजेस्टी आपको सर्व करेगी और मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश भी हूँ। यहाँ पर नान नाई काफी ज्यादा शर्मीली होती है और उससे कहने लगती है कि प्लीज योर मेजेस्टी आप थोड़ा जेंटल रहना, जिसको देखकर लिंजिंग भी काफी सरप्राइज होती है। उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हम पहली बार मिले हैं, तुमने मुझे कभी बीच समझाया क्या, तो मैं ऐसे किसी के ऊपर भी चढ़ जाऊंगा। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जीके और नान नाई को एक साथ देखकर ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा फिटिंग नेम लग रहा है उनके लिए। तो वो कुछ पीछे से मारती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो और शर्माना बंद करो, जल्दी से जाओ और अपना काम निपटा दो। और उस धक्के के कारण हमारा एमसी सीधे जाकर नान नाई के ऊपर कूद जाता है और उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा हल्के होते हैं और उसके नाक से खून बहने लगता है इसके इस तरीके के एक्सप्रेशन देने के बाद। और तुरंत इतना शौक हो जाता है कि वो डर के मारे वहां से भागना चालू कर देता है और उससे क्या लगता है कि ओ मुझे माफ कर देना लेकिन मैं ये आज नहीं कर सकता। ये देखकर बुक और वो जी के दोनों के दोनों कंफ्यूज होते हैं। तो बुक उससे पूछने लगती है कि ये बंदा अभी अभी तो इतने ज्यादा क्रूशियल मूवमेंट पर भाग कर चला गया, लेकिन क्यों। जी के इससे पूछती है कि आखिरकार हमारे मेजेस्टी के साथ परेशानी क्या हो गई। और ये सारी की सारी हरकतें देखने के बाद नान नाई रोना चालू कर देती है और उससे कहने लगती है कि ये जरूरी मेरे लिए हो रहा होगा, तो वो समझते हैं कि मैं बिल्कुल भी प्रिटी नहीं हूँ, बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। जो यो मेजेस्टी है वो मुझे बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहते हैं, मुझे वाकई में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, ये मेरी गलती है सारी की सारी। तो जी के उसे शांत कराते हैं, उससे क्या लगता है कि नहीं नान नाई तो मैं इतना सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आखिरकार जो योर मेजेस्टी है हमारे एम्पर है तो आप हमें छोड़कर क्यों चले गए हैं। तो वो पूछती है ऐसा क्यों। तो जी के उसे काफी ज्यादा चमकीली नजरों से देखती है और उससे कहने लगती है क्योंकि वो हमारे जो मेजेस्टी है वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हें सरप्राइजेस बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने आप को रैप करना है और बढ़िया सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाना है। दूसरी तरफ
हम हमारा एमसी लिंजी के एक खंबे के पास बैठ कर सोचने में लगा हुआ होता है तो वो उसके पास आकर उससे पूछते रहे, उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये क्या हो गया, तुम इतने ज्यादा क्रूशियल मूवमेंट पर, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट पर क्यों छोड़ के चले गए थे उस जगह को छोड़कर। तभी वो कहने लगता है कि हे बुक स्प्रेड, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई ठरकी वगैरह हूँ क्या, जिस बंदे से मैं पहली पहली बार मिला हूँ और तुम चाहते हो कि मैं कैजुअली उसके साथ वो कर लूँ। मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ जो ऐसे ही पहली बार बंदे किसी मिलकर कूद पड़ूं उसके ऊपर। हम तो एक दूसरे को इस तरीके से जानते भी नहीं है, तो मैं फोर्स कैसे कर सकता हूँ किसी को। एटलीस्ट हमें थोड़ा समय तो एक दूसरे को जानने के लिए, पहचानने के लिए, तब उसके बाद हम ये कुछ भी करने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि मेरी जो अंतर आत्मा है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं जिस बंदे से पहली बार मिल रहा हूँ मैं उसके ऊपर ऐसे ही कूद जाऊं। ये बात सुनकर बुक उससे कहने लगता है कि अमेजिंग, मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक इतने ज्यादा प्रिंसिपल मैन रहोगे। मानना पड़ेगा तुम एक रीइंकार्नेटेड डीमन एम्परर के, तुम्हारे पास खुद के कुछ के मोरल्स हैं। लेकिन जो नाननाई है उसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ज्यादा शर्मीली और काफी ज्यादा सेंसिटिव लड़की है। तुम सडनली वहां से भागकर इस तरीके से आ गए थे जिससे कि वो अपने आप को ब्लेम कर रही है कि तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। तुम्हें जाकर वापस उसे शांत कराना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए सारी की सारी चीजें। ये बात सुनकर हमारा एमसी मान जाता है और तैयार हो जाता है और पहुंच जाता है उसे शांत कराने के लिए। और उससे क्या लगता है कि इसके बारे में अगर बात कही जाए तो क्या मैं अभी के लिए रीड्रॉ कर सकता हूँ, रीड्रॉ कर सकता हूँ क्या, एक नई लड़की को बुला सकता हूँ क्या? क्योंकि जो जियाओ की है उसके पास ऑलरेडी आइस एट्रीब्यूट मौजूद है। और बात करें एक और आइस एट्रीब्यूट की तो मुझे उसकी अभी जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर वो कुछ से क्या लगता है कि तुम इस बात पर गिव अप कर दो तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो भी तुम ड्रॉ करोगे वो रैंडमली ड्रॉ होता है, उसमें तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अभी थे। तुम्हें पावरफुल बनना होगा तुम अगर चुनना चाहते हो खुद से तो। तभी वो उस कमरे में एंट्री करता है नाननाई का नाम ले, और जैसे ही एंट्री करता है तो हमें पता चलता है कि हमारे जीके वहां पर इसके साथ भी कॉस्प्ले करने में लगी हुई होती है। और नाननाई को स्कूल ड्रेस के पता नहीं किस, आई थिंक ये स्कूल ड्रेस है, उसके कपड़े पहनाने लगती है और कहने लगती है क्या तुम्हें कमरे में अंदर आने से पहले नॉक नहीं करना चाहिए था। इसको इस तरीके से दोनों के दोनों कपड़े देखकर, मैचअप देखकर वो काफी ज्यादा उसका लेवल बढ़ जाता है एनर्जी का, और क्या लगता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम चेंज करने में लगी हो अपने कपड़ों को। और नाननाई पूछ रही है शर्म चाहती है और कहने लगती है कि इतनी शर्मिंदगी वाली बात है, प्लीज प्लीज मूव मत करना नाननाई। और यहाँ पर हमारे जीके के मौके का फायदा उठाती है और भाई साहब उसकी मेन चीज वहीं पर उतार देती है, जिसको देखकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर चिल्लाते हो अपनी आंखें खोलकर देखने लगता है लिंजिंग। और क्या लगता है क्या हुआ तुम्हारे साथ। और अगले ही पल हमें दिखाया था कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे के पास गिर जाते हैं, ऊपर गिर जाते हैं, जिसको देखने के बाद तो कोई भी ना टिक पाए। तो आखिरकार ये कौन से खेत की मूली है लिंजिंग, वो भी ना संभाल पाता अपने आप को, उसके नाक से खून बहने लगता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अंदर ये सब कांड चलने में लगा हुआ है और उसके घर के छत के ऊपर कोई बंदा आकर उसकी सारी की सारी बातें सुन रहा है। तो नाना ये हमारे एमसी के पास आकर उससे कहने लगता है कि माय एम्परर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नाना के इंटेंशंस को समझ जाओगे, लेकिन मैं यहाँ पर नानना यानी कि मैं पूरा अपना बेस्ट दूंगी अपने एम्परर को सर्व करने के लिए, जब तक आप खुद मुझे पसंद करने के लिए आगे नहीं आते। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और जब वो नाननाई उसके पास आती है तो पता चलता है भाई हमारा एमसी की नजर कहीं और ही होती है। और दूसरी तरफ जीके इसके इस तरीके के एक्सप्रेशन को और प्ले को देखकर काफी खुश होती है और उससे कहने लगती है कि इतनी तरीके से पहली पहली बार नाननाई के साथ मिलकर मुझे अपने एम्परर को सर्व करने का मौका मिलेगा, मैं वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी अचानक से वो किसी की एनर्जी को महसूस करती है और वार्न करते हुए दूसरी तरफ जाती है, उससे कहने लगती है कि मेरे एम्परर आपको सावधान रहना चाहिए, कोई हमारे कमरे की तरफ बढ़ने में लगा हुआ है और वो काफी तेजी से आ रही है चीज। और तभी खिड़की से एक उड़ती हुई चीज आती है जिससे बचने के लिए हमारी जी के अपनी फायर वॉल का बनाने की कोशिश करते हैं और कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। लेकिन जो अटैक है उसकी डायरेक्शन तुरंत बदल जाती है, जिसको देखकर वो मुस्कुराती है जी और रोकने के लिए दीवार की तरफ अपने बूम बूम शूट करने लगती है। अब बात आती है नाननाई की फाइट करने के लिए, तो वो भी कूद पड़ती है उससे फाइट करने के लिए और यहीं पर मौका मिल जाता है उस बंदे को हमारे एमजी के पास आने का और कहने लगती है उसकी गर्दन पर चाकू रखकर मैंने तुम्हें पकड़ लिया फाइनली। और ये बात जब उन दोनों को पता चलती है तो वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते, क्योंकि जो भी उसे पकड़ने के लिए आया था लिंजिंग को, वो उसे पकड़कर सीधे छत के ऊपर तरफ ले जाता है, जिसको देखकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम हमारे एम्परर को यहीं पर जाने दो। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर डिफेंड करने के बारे में सोचना भी नहीं, तुम तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एम्बुश किया तुम पर, तुम इससे भी नहीं बच पाए, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने सुना था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तो हमारा लिंजिंग उससे क्या पूछता है कि तुम कौन हो बे, तो बंदा उससे कहने लगता है कि मैं कौन हूँ ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैटर करता है कि मैंने जो तुम्हारे ऊपर एक्सपेक्टेशन लगाई थी वो सारी की सारी बर्बाद हो गई, तुम तो जैसा मैंने सोचे थे वैसा कुछ भी नहीं निकले। ये बात सुनकर लिंजिंग उससे पूछने लगता है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों करने में लगे हुए हो। तभी वो बंदा हमारे लिंजिंग की गर्दन को जोर से दबाने लगता है और हमारा एमसी कहने लगता है कि प्लीज हीरो मुझे बख्श दो। तो जी के उससे कहने लगती है गुस्से में इस तरीके से देखने के बाद, तेरी हिम्मत कहते हो यहाँ पर बकवास करने की और ऐसी हरकतें करने की, मैं बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होंगी जब मैं तुम पर अटैक करूंगी। तो जहाँ पर वो बंदा हमारे एमसी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे पास दो ह्यूमनॉइड सोर्स बीस्ट प्रोवाइड है, तुम पजेस करते हो, तुम्हारे पास इतने ज्यादा कैसे आए। ये बात सुनने के बाद वो उसे बताता है कि ये सारे के सारे सोर्स बीस्ट मुझे सिटी लॉर्ड के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं शानडेन काउंटी के लिए ग्लोरी प्रोवाइड करवाता हूँ, लेकर आता हूँ, जीत कर लेकर आता हूँ और परफॉर्म करता हूँ अच्छी तरीके से, तो मैं यहाँ पर हीरो बन जाऊंगा और मैं खुद जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये बात
सुनने के बाद वो किडनैपर उससे कहने लगता है कि ओ तो यांगमू एक्चुअली में तुम जैसे कचड़े से बंदे से डरता है, कितना नंबर का बेवकूफ है वो बंदा। तो लिंजिंग को समझ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम ह्यूगो कंट्री से आए हुए बंदे हो, तो यांगमू ने तुम्हें भेजा मुझे असैसिनेट करने के लिए। ये बात सुनने के बाद ये असैसिन उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि वो मुझे कमांड कर सकता है? मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आया हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा तुमने मुझे पूरी तरीके से डिसअपॉइंट कर दिया है। मैं यहीं पर अभी तुम्हें कुछ सेकंडों में खत्म कर देता हूँ, और ताकि तुम्हारा फ्यूचर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका ही ना मिले। ये बात सुनने के बाद लिंजिंग उसके आइडेंटिटी को पहचानने में कामयाब रहता है और उससे क्या लगता है कि अच्छा तो तुम उन 3 कंटेस्टेंट्स में हो जो कि हुआवा कंट्री में पार्टिसिपेट करने वाला है। अगर तुम्हें वाकई में असैसिनेट करते हुए अटेम्प्ट करते हुए पकड़ लिया कंपटीशन से पहले, तो तुम्हें पता है कि जो हुआवा कंट्री उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया उस कंपटीशन से। ये बात सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाती है और वो हमारे लिंजिंग की गर्दन दबाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बकवास करने में लगे हुए हो, जबकि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। अभी मैं तुम्हारी गर्दन को मरोड़ कर पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। यहीं की सारी जब जानकारी उसे मिल जाती है तो हमारा एमसी एक्टिंग करना बंद कर देता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे दूर हट जाओ। जिसको देखकर वो दोनों के दोनों सोच बीच काफी खुश होते हैं। उससे कहने लगता है कि वाओ, मेरे जो एम्पर है वो जानबूझकर अपनी कमजोरी दिखाने में लगे हुए थे ताकि वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन निकलवा सके इन लोगों से। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने के बाद अपनी एनर्जी रिलीज करने के बाद लिंजिंग कहने लगता है कि भले ही मैं डिस्क्वालीफाई क्यों ना हो, भले ही मैं तुम्हें यहाँ से इस कॉम्पिटिशन नहीं निकाल सकता, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी बात होगी कि अगर मैं हुआ काउंटी के मेन फोर्सेस को क्रिपल कर दूं यहाँ पर। तो और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो हमारी पूरी की पूरी जनता शॉक हो जाती है, क्योंकि पता चलता है कि जो बंदा उसे असैसिनेट करने के लिए आया था भाई ये तो एक लड़की निकली और उसके पूरे के पूरे कपड़े फट चुके हैं, क्योंकि हमारे एमसी ने इतना बड़ा धमाका जो कर दिया एनर्जी के साथ। और वो उससे कहने लगती है काफी शर्माते हुए कि तुमने मुझे ट्रिक कर दिया। और जब उनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी मियांग की एंट्री होती है और वो चंबू भी उसके साथ आता है और कहने लगता है कि यहाँ पर ये आवाज कैसी आई, जहाँ पर ये लड़की पूरी तरीके से लाल पड़ी हुई होती है और कहने लगती है कि तुम जहाँ पर और तुम जल्दी से मुझे टाइट पकड़ लो। चंपू जैसे रूफ टॉप पर जाता है तो उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता और कंफ्यूज होते हुए उससे क्या लगता है ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है लेकिन इसके रूफ टॉप पर एक बहुत बड़ा छेद जरूर मौजूद है। तभी मैं उससे पूछने लगती है कि ऐसा हो सकता है जो लिंजिंग है वो ब्रेक थ्रू कर चुका है वापस से। अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर किसी को लेकर आती हूँ, तुम आसपास देखो और पता लगाओ कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जो लड़की असैसिनेट करने के लिए आई थी हमारे एमसी को कपड़े फट गए होते हैं और वो उस मियाओ में से छुपने के लिए हमारे एमसी के साथ एक दीवार के पीछे जाकर छुप गई होती है। दो हाउसेस के बीच की जो थोड़ी सी पतली सी दीवार होती है ना, थोड़ी सी जगह होती है, उस जगह पर जाकर दोनों के दोनों छुप गए होते हैं और वो काफी तक नजदीक होते हैं एक दूसरे के और कहने लगता है कि मैं सांस नहीं ले सकता। और थोड़ी देर पहले की बात को सोचते हमें सोचने लगता है जहां पर वो उससे कह रही होती है कि मियाँ मियाँ को मैं चाहती हूँ कि मियाँ मियाँ मुझे ना देख पाए तो मेरे लिए बेटर रहेगा, तुम मेरी छुपने में मेरी मदद करो सबसे पहले। और पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है कि आखिर क्या ये लड़की है कौन। और इस वक्त काफी ज्यादा नजदीक होने के कारण दोनों की बॉडीज काफी ज्यादा टच हो रही होती है, तो वो उससे मन में सोचते हुए धीरे धीरे आवाज में कहती है कि तुम प्लीज मेरे पैर को छूना बंद करो, क्योंकि मेरे जो पैर है वो सो चुके हैं, वो आई मीन उसके पैरों को यूज नहीं कर पा रही। जिसको देखकर लिंजी क्या लगता है कि ठीक है मैं यहाँ पर मूव नहीं करूंगा। और ऊपर से किसी की आवाज आने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि मैं चंपू होता है, ताकि वो कोई भी वो आवाज ना सुन पाए तो वो लड़की हमारे एमसी के मुंह को अपने हाथों से तुरंत दबा लेती है। चंपू को अभी भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है और क्या लगता है कि मैंने क्लियरली किसी की आवाज यहाँ पर सुनी थी। और जिस जगह पर लिंजिंग फंसा हुआ है उस जगह से निकलने के लिए वो अपने आप को कंट्रोल करता है और क्या अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करता है और क्या लगता है कि हे लिटिल ब्रदर, मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरीके से यहाँ पर खड़े ना हो तो बेटर रहेगा। और बाकी के लोग तो पब्लिक तो समझ ही गई होगी अगर क्या सिचुएशन होती है, लेकिन बेचारा हमारा एमसी लिंजिंग अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और जैसे ही उसका वेपन एक्सकैलिबर बाहर निकलने को होता है और वो तुरंत पहचान लेती है और नीचे की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि आखिरकार ये क्या चीज है, इस बंदे के पास ये किस तरीके का वेपन है। लेकिन जब नीचे देखती है तो उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल पड़ जाता है और वहां का मौसम जब खराब होने लगता है, ठंडर आने लगती है, तो पूरी तरीके से चंपू सरप्राइज हो जाता है और नीचे तरफ जाते हुए कहने लगता है खैर इसके बारे में भूल जाओ, सबसे मुझे वापस जाना चाहिए। और जैसे चंपू वहां से चला जाता है तभी वो लड़की हमारे एमसी के कनपट्टी में एक जोर से बजाती है, क्योंकि भाई उसके नाक से खून जो निकल पड़ता है और उसे मारने के बाद गुस्सा करते उससे कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से मोलेस्ट करने की। लेकिन यहाँ पर अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए वो उसे चलाते उससे क्या लगता है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था, ये तो एक मर्द की यानी कि एक मैन की नॉर्मल रिएक्शन है जब इस तरीके की सिचुएशन में फंसेगा। तो जब इनकी बातें चली रही होती हैं तो वो अब उससे मारते उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर अभी भी बहाने बनाने में लगे हुए हो। तभी दूर से आवाज किसी की आती है कि लिंजिंग को कोई बुलाने में लगा हुआ है। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिंजिंग उससे क्या लगता है कि मियाओ में जफर जल्दी आने वाली है, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो। तो और वो लड़की यहाँ से तुरंत भाग के चली जाती है और कहने लगती है कि तुम बस मेरा इंतजार करो, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, अपना बदला जरूर लूंगी मैं। और वो चैन की सांस लेकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब मैंने यहाँ पर
पर ऐसा क्या कांड कर दिया जो जैसे देखो मुझे ही मारने में लगा हुआ है। तभी मियाँ मियाँ वहाँ पर आती है, उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम कहाँ पर चले गए थे, यहाँ पर क्या होने में लगा हुआ है। तो वो सबको सच सच बताते हैं, उससे कहने लगता है कि एक बंदा घुस पड़ा था हमारे घर में मुझ पर असैसिनेट करने के लिए, मुझे मारने के लिए। बाय द वे मियाँ मियाँ, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या तुम्हारे कोई ऐसे फ्रेंड है हुआवू जिनमें एक गर्ल जिसके पास विंड ओरिजिन बीस्ट मौजूद हो? ये बात सुनने के बाद वो हॉल मास्टर काफी शॉक होता है, उससे क्या लगता है कहीं ये बाही तो नहीं है। जब लिंजिंग को पता चलता है, इनके एक्सप्रेशन इस तरीके से देखता है, सरप्राइज होते हैं, पूछने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक दूसरे को जानते हो? तो मियाँ में उससे क्या लगता है कि तुम्हें इससे पूछना चाहिए, इस वुमन को अच्छी तरीके से जानता है ये बंदा मुझसे ज्यादा। और तभी उसका डैड काफी घबराते हैं, उससे कहने लगता है कि मैंने उसे काफी सालों से नहीं देखा। लेकिन मियाँ में उस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और अपने डैड को मुंह पर मुक्का मारने की जगह पर दीवार में एक जोरदार पंच मारती है, जिससे कि वो दीवार भी टूट जाती है। लगता है कि मियाँ में इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में है और उसका बाप की ऐसे फट जाती है कि वो लिंजिंग के पीछे जाकर छुपना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। और वहां से जाते हुए कहने लगती है कि मैं इसको अरीना में एक ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जब ये पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। और पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, कहने लगता है कि भाई ये तो मेरा रूम था, तुमने इस तरीके से क्यों तोड़ दिया? तभी हॉल मास्टर उससे कहने लगता है कि लिंजिंग, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, जब अरीना में फाइट स्टार्ट हो तो मैं चाहता हूँ कि मियाँ में और बाही एक दूसरे को चोट पहुंचाने से रुक जाए। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होता है और पूछता है कि अगर का ये है कौन? तो हॉल मास्टर शर्माते हैं, उससे क्या लगता है खैर तुम समझ सकते हो ना, हम सभी के सभी लोग मैन है, तो समझ जाओ ना कि यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें जो कि हम जवानी में गलती कर देते हैं। ये बात सुनकर लिंजिंग तुरंत समझ जाता है और क्या लगता है कि वाओ वाओ वाओ, मानना पड़ेगा ओल्ड फॉक, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक इलेजिटिमेट डॉटर भी मौजूद है। और उस सीन के बाद इन्हें ट्रेनिंग करते करते कम से कम 1 महीने का समय निकल जाता है और उस समय के दौरान मिया में और वह चंपू दोनों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा तेजी से ग्रो भी होती है। और बात करें लिंजिंग के बारे में तो वो कल्टीवेशन अपने रूम में बंद होकर करने में लगा हुआ है और सभी के सभी लोग इसको देखकर काफी कंफ्यूज होते हैं और कहने लगते हैं कि जो लिंजिंग है वो वाकई में हार्ड वर्क करने में लगा हुआ है, एक्चुअली में सेक्युलर कल्टीवेशन करने में लगा हुआ है। इतना ज्यादा डेडिकेशन, मानना पड़ेगा कितनी ज्यादा एडमायरेबल करने वाली बात है। ये बंदा हमारा एक ट्रू हीरो है। लेकिन गाइस सच्चाई कुछ और ही होती है। वो दोनों भाई, हमारा एमसी यहाँ पर दो, एक हाथ में रसगुल्ला तो दूसरे हाथ में बर्फी, दोनों का मजे एक साथ लेने में लगा हुआ है, जहाँ पर ये बंदा अपनी रिलेशनशिप को बढ़ाने में लगा हुआ है जी के और नाई के साथ। और फिर वो दिन आता है जिस दिन वो कंपटीशन के लिए निकलने वाले होते हैं और सभी के कपड़े प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, जहाँ पर मियाँ में शर्माने में लगी हुई होती है क्योंकि उसके जो कपड़े हैं इस वक्त वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं नॉर्मल कपड़ों के मुकाबले में। तो सिटी लॉर्ड उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर समय नहीं बर्बाद करना चाहूंगा तुम्हें कोई लेक्चर देकर, मैं बस तुमसे इतना कहूंगा कि तुम बस जीत कर वापस आना। और हॉल मास्टर ही मुस्कुराते हुए ताली बजाता है और उससे क्या लगता है कि मैं भी तुमसे यही कहना चाहूंगा। ये बात सुनकर हमारा लिंजिंग उसकी मूड को वहीं खराब करता है, उससे क्या लगता है कि बस तुम खत्म हो गए, चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, तुम नहीं देना चाहते लेक्चर तो हमें चलना चाहिए, हमें अभी भी जल्द से जल्द कांगशान प्रेफेक्चर में पहुंचना है डिनर करने के लिए। ये बात सुनने के बाद सिटी लॉर्ड वहां पर यानी कि काउंटी लॉर्ड अपना बीस्ट को निकालकर उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उड़ाकर वहां पर पहुंचाने वाला हूँ और तुम लेट भी नहीं पहुंचोगे वहां पर। ये बात सुनकर उसका चंपू काफी खुश होता है बेटा और कहने लगता है कि हे डैड, तुम फाइनली यहाँ पर अपने फ्लाइंग चिकन का इस्तेमाल करने वाले हो और मुझे राइड करने का एक मौका दोगे। ये बात सुनकर लिंजिंग कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि क्या एयरप्लेन? और वो तो जैसे उसे रिलीज करता है और कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, मेरे जो प्राइसलेस एक ही तरीके का है पूरी की पूरी दुनिया में, एक्सट्रीमली प्रीसियस और काफी ज्यादा अच्छी तरीके से क्राफ्ट किया गया है इस चीज को, लिमिटेड एडिशन सोर्स बीस्ट। लेकिन जैसे वो सच्चाई बाहर आता है तो इसकी शकल देखकर तो भाई पूरी की पूरी जनता हंसने लगती है और वो 3 स्टार सोर्स बीस्ट है फ्लाइंग चिकन। इसको देखकर हमारा एमसी भी शॉक होता है और उससे क्या लगता है ये तो रियली में एक फ्लाइंग चिकन है भाई, और दोनों की शकल और हेयर स्टाइल सेम टू सेम है भाई, सिटी लॉर्ड के साथ मिलाकर देखो। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कांगशान प्रेफेक्चर पर और कई सारी टीम्स वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाती हैं। इनमें से फेलियो काउंटी के मेंबर्स, होबा काउंटी के मेंबर्स और सभी सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जब सभी के सभी लोग वहां पर किसी की आवाज सुनते हैं तो वो काफी शॉक हो जाता है और उससे कहते हैं कि अब ये क्या चीज है भाई, और सभी के सभी लोग उसे देखकर पहचान लेते हैं। लगता है कि शानी काउंटी के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इनका फ्लाइंग चिकन भाई साहब एंट्री लेता है धमाकेदार तरीके से। सभी लोग कहने लगते हैं कि अगर वाकई में मुझे इस पर राइड करने का मौका मिले तो मैं तो रास्ते में से कूद जाता शर्म के मारे, मैं कभी भी इस पर राइड करने के बारे में सोचता भी नहीं, इतनी ज्यादा अगली चीज जो है। और जब सभी के सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तभी एंट्री होती है वहां के परफेक्ट कैपेबल की सबॉर्डिनेट हाउसकीपर की, जो कि अनाउंस करने लगती है कि 6 टीम यहाँ पर आ चुकी है। इसलिए मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि जो फॉर्मेटेड रूल्स का इस बार 6 काउंटी मार्शल आर्ट कंपटीशन का, उसके बारे में सबको मैं बताना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मैं नीचे उतरने के बाद उससे कहने लगती है कि थैंक गुडनेस सभी के सभी लोग काफी ज्यादा बिजी हो गए और हमें नोटिस नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर वो परफेक्चर अनाउंस करते हैं उससे कहने लगते हैं कि इस साल का जो मार्शल कंपटीशन होने वाला है उसे 2 राउंड में बांटा गया है, पहला सिलेक्शन राउंड होने वाला है, दूसरा अरीना राउंड होने वाला है, और जो प्रीवियसली अनाउंस्ड मेंस जो शेड्यूल्स थे उसे कैंसिल कर दिया जा चुका है और सभी के सभी पार्टिसिपेट करने वाले टीम में, तो सभी के सभी लोग फॉलो करो स्टाफ को ताकि सिलेक्शन वेन्यू में आप सभी लोग पहुंच सको। ये बात सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं, उससे कहने लगता है बेमिंग काउंटी का टीम लीडर कि आखिरकार तुम यहाँ पर बिल्कुल मेन टाइम पर फॉर्मेट को चेंज करने वाली हो, क्या जो प्रीवियस ईयर के जो प्रिपरेशन थे वो हमारे लिए वैसी बर्बाद नहीं हो गए? तभी भी लोंडिया
बढ़िया एक जोर से मुक्का मारती है उस बंदे को और वहीं पर उसके दांत तोड़ देती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या हम लोगों को वाकई में तुम जैसे लोगों से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी अरेंजमेंट करने के लिए, ज्यादा तुम कम्पीट करो या फिर तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो, तुम क्या करना चाहते हो वो तुम पर डिसाइड करता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर मना नहीं करना चाहता, तो हम लोग अब पार्टिसिपेशन की मेंबरशिप जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो आगे आ जाए। तभी यांगमो का ब्रदर उससे पूछने लगता है कि ब्रदर आखिरकार सडनली यहाँ के प्लान से वो चेंज कैसे हो गए, क्या तुम्हें इसके बारे में नोटिस अनाउंस नहीं किया गया था क्या। ये बात सुनकर यांगमो उससे कहने लगता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई होंगी, लेकिन ये कितनी ज्यादा शेम वाली बात है कि हमें यहाँ पर मौका नहीं मिलने वाला है इन वीकलिंग के यानी कि शांघाई कंट्री को पहले निपटाने के लिए। तो चंपू ये बात सुनकर उससे कहने लगता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं। हॉल मास्टर उससे कहने लगता है कि अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर कोई हमसे निपटने के लिए कोई प्लानिंग वगैरह करने में लगा हुआ है क्या। तो उसकी बुक उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर दूसरों की बातें सुनने के लिए अंदर गया था और मुझे वहाँ पर कुछ न्यूज पता चली है, क्योंकि ह्यूबा कंट्री के जो लोग हैं वो भी पैनिक्ड है। ये बात सुनने के बाद इस हिसाब से पता चलता है कि उन्हें भी इस न्यूज के बारे में नहीं पता कुछ भी। ये बात सुनकर लिंजिंग सभी को बताता है और उससे कहने लगता है कि ये वाकई में एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर 6 काउंटी के लोगों को किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और सभी लोगों के लोग ये बात जानकर काफी ज्यादा शॉक थे और सभी लोग स्टडी लाइन पर एक साथ खड़े हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के और तुम्हें बस परफॉर्म करता है नॉर्मली तरह के बंदों से जैसे तुम कर रहे हो। तभी हमें कांगशांग प्रेफेक्चर की परफेक्ट मिंग शांगलियो को यानी कि लीडर है ये यहाँ की, उसको दिखाया जाता है। मिंग को पूरा नाम काफी ज्यादा अजीब लग रहा है तो मैं इसको मिंग कहकर बुलाऊंगा, समझ जाना। तभी मिंग उससे कहने लगती है कि किसने सोचा था इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में हमारे इस कांगशांग प्रेफेक्चर में तुम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आओगे। तो शेडो से चीज बाहर निकलती है और उससे कहने लगती है कि 6 काउंटी के मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला कांगशांग प्रेफेक्चर में वो काफी ज्यादा रेनोवेट है हमारे पूरे के पूरे त्यानियन किंगडम में। ये वाकई में हमारे लिए सम्मान वाली बात होने वाली है जो कि हम पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिलने वाला है। हम माफी चाहेंगे इस बात के लिए कि आपको परेशानी हो रही है हमारे कारण इतना ज्यादा। ये बात सुनकर मिंग अपने बालों को घुमाती है और उससे कहने लगती है कि ये मानना पड़ेगा इससे परेशानी तो हो रही है, लेकिन एक और टीम अगर पार्टिसिपेट कर लेगी इस कंपटीशन में तो ये काफी ज्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जितने भी 18 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं वे सभी के सभी लोग यंग टैलेंट है हमारे कांगशांग प्रेफेक्चर के। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम तीनों की तीनों उन सभी का ख्याल रखना और यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा कांड मत कर दे और हम चाहते हैं कि तुम किसी को भी मारना मत। और हमें पता चलता है कि ये इंपीरियल कैपिटल से आए हुए लोग हैं, अनइनवाइटेड गेस्ट। तभी उसके बाद हम सभी को गोस्ट डोमेन पर दिखाया जाता है। जब इस गोस्ट डोमेन केव को ये चंपू देखता है तो शॉक होता है, क्या लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो, ये तो वाकई में गोस्ट डोमेन केव है, ये तो डेथ सेंटेंस है हम सभी के लिए। ये बात सुनकर लिंजिंग उससे पूछता है कि तुम्हें इस केव के बारे में पता हुआ है क्या। तो एक्सप्लेन करते हुए उसे बताया जाता है कि जो गोस्ट डोमेन केव है वो काफी ज्यादा सबसे ज्यादा मिस्टीरियस केव है इस पूरे के पूरे कांग माउंटेन प्रेफेक्चर में। और ये सभी लोग में जाना जाता है कि ये डीमन नेस्ट के नाम से, क्योंकि यहाँ पर बहुत मात्रा में और काफी खतरनाक बीस्ट रहते हैं और ये पूरी की पूरी गुफा किसी मेज की तरह है और इसमें टोटल मिलाकर 9 लेवल्स प्रोवाइड करवाए गए हैं और हर एक लेवल काफी ज्यादा खतरनाक होती जाती है और इसमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि जिंदा लौट कर आ पाए अब तक। और तभी ये वापस से अनाउंस करने के लिए आती है हाउसकीपर और कहने लगती है कि तुम सभी के सभी लोग मेरे बात ध्यान से सुनो, मैं रूल्स के बारे में बताने वाले हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें सोर्स बीस्ट को पकड़ना है जिसका नाम अर्थ ड्रैगन है, वो भी इस 9th लेवल गेम में से। जो भी नाइट मतलब रात खत्म होने से पहले पकड़ कर लेकर आएगा वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, मतलब नेक्स्ट राउंड में। और एक बात का ख्याल रखना कि वो अर्थ ड्रैगन जिंदा होना चाहिए। ये बात सुनकर सभी शॉक होते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो, वो भी एक जिंदा अर्थ ड्रैगन, अगर हम इसको कैसे पकड़ कर लेकर आने वाले हैं यहाँ पर। तो हाउसकीपर उन सभी को धमकाते रहे, उससे कहते हैं कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो, तुम्हें वाकई में डर लग रहा है तो तुम यहीं पर हार मान लो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सप्लाई तुम्हें प्रोवाइड नहीं करवा जाएगी, तुम्हें खुद अपनी दम पर सब कुछ काम करना पड़ेगा। और जो भी सबसे ज्यादा टॉप की 4 टीम्स कैप्चर कर अर्थ ड्रैगन को लेकर आएंगी वो भी जिंदा, वो ने एडवांस कर दिया जाएगा नेक्स्ट लेवल पर। ये सारी बात सुनकर वो कुछ समझाती है लिंजिंग को और उससे कहने लगते हैं कि अर्थ ड्रैगन एक अबाइसल गोस्ट फेस्ड वांटेज है, हाईली वेनेमस, काफी ज्यादा जहरीला और इंक्रेडिबली रेयर। तभी यहाँ पर एंट्री होती है यांगमो के लिटिल ब्रदर की, जो कि उससे कहने लगता है कि तुम बस इस गुफा के अंदर जाकर मर मत जा, क्योंकि मैं तुम्हें सेकंड लेवल में अभी भी खुद अपने हाथों से हराना चाहता हूँ। तो लिंजिंग उससे पूछता है भाई तुम कौन हो। ये बंदा पोज मारते उससे कहना लगता है कि जैसा कि मैंने एक कंट्री बम्किन से उम्मीद की थी, तुम्हें तो यहाँ पर कंपटीशन के बारे में पता भी नहीं है इन्फॉर्मेशन के। ये बात सुनकर मन में सोचते हुए कहने लगता है लिंजिंग, ओ हाँ मुझे यहाँ तक याद है कोई मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला, लेकिन यहाँ तक तो बंदा पूरी तरीके से गायब है। ये बंदा जोर जोर से हंसते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें बस टाइट पकड़ लेना चाहिए और तुम अपनी पार्ट को गिली मत कर लेना। मेरा नाम सुनकर कतई दुनिया थर्रा उठती है, मैं हुओ काउंटी का सबसे ज्यादा डराने लोग डरते हैं मुझसे, मैं काउंटलेस मैन डरते हैं मुझसे और काउंटलेस वुमेन्स मुझसे काफी ज्यादा प्यार करती है और मैं यंगर ब्रदर हूँ यांगमो का, मेरा नाम यांग वेई है। और जब सभी के सभी लोग इसका इस तरीके नाम सुनते हैं तो कोई भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वह सभी के सभी लोग जोर जोर से हंसना चालू कर देते हैं। और लिंजिंग उससे माफी मांगते हैं, उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अपनी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये बात सुनकर यांग वेई को गुस्सा आती है और वो गालियां देना चालू कर देता है। उससे कहने लगता है कि तुम इस गुफा के अंदर मिल, तब मैं अपना बदला ले लूंगा और हमारा
एमसी उस लड़की को देख लेता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए अच्छा तो ये फाइनली यहाँ पर आ चुकी है। और सभी के सभी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए अपने अपने स्पीड बीस्ट को बुला लेते हैं और फुल रफ्तार में अंदर जाने लगते हैं, जिसको देखकर सभी शौक होते हैं। उससे कहने लगता है कि शिट ये हुई काउंटी है वो तो काफी ज्यादा जल्दबाजी मचाने में लगी हुई है, हमें भी कुछ करना होगा और मौका फायदा उठाना चाहिए। तो मियाओ मियाओ लिंजिंग और उस चंपू को अपने हाथों से घसीट कर पकड़ कर ले जाती है और कहने लगती है हमें भी समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, अंदर चलना चाहिए। और वो तीनों की तीनों गुफा के अंदर आ जाते हैं। तो मियाओ मियाओ कहने लगती है कि इस केव का जो एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा सुटेबल है वाटर के लिए, अर्थ के लिए और पॉइजन एट्रीब्यूट सोर्स बीस्ट के लिए। तो हमारे जो सोर्स बीस्ट की जो पावर है वो इस एनवायरनमेंट से इफेक्ट पड़ता है उन पर। तो चंपू हम लोग यहाँ पर तुम पर काउंट करने वाले हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है आगे हमें ले जाना। ये बात सुनकर चंपू जोर से घबराते हुए हंसते उससे लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो चंपू ब्रदर है वो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मियाओ मियाओ उधर दरवाजा रास्ता देखती है तो कहने लगती है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा परेशानी वाली बात है किसी सोर्स बीस्ट के अटैक के मुकाबले में। हमें नेक्स्ट लेवल पर जाए तो जाए कैसे? सबसे पहले तो हमारा ये बात सुनकर लिंजिंग कहने लगता है कि हमें स्प्लिट हो जाना चाहिए और अलग अलग डायरेक्शन में जाकर सर्च करना चाहिए और 15 मिनट में सर्च करने के बाद वापस यहीं पर अपनी मीटिंग रखते हैं हम लोग। ये बात सुनकर वो चंपू मियाओ मियाओ को पीछे जाता है उससे कहने लगता है कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो मियाओ मियाओ उससे कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से चलते चलते इसे आधा घंटा गुजर जाता है और वो समझ जाता है कोई इसका पीछा करने में लगा हुआ है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरा पीछा काफी समय से करने में लगे और तुम्हें सामने आ जाना चाहिए। क्या तुम वाकई में नहीं अपने आप को दिखाना चाहते? अगर वाकई में ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मुझे ही खुद अपना पहला मूव करना पड़ेगा। और इस वक्त यहाँ पर अंधेरा मौजूद है और लिंजिंग को कुछ भी दिखाई नहीं देता और जैसे वो उस चीज को टच करता है तो वो काफी घबरा रहता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और क्या लगता है कि ये फीलिंग भाई ये फीलिंग तो कुछ ज्यादा ही मुलायम मुलायम लग रही है। और तुरंत जीके को बाहर बुलाता है और कहने लगता जीके यहाँ पर लाइट तो जला देना थोड़ी सी। तभी जीके अपनी फायरबॉल टेक्निक से लाइट जलाती है और पता चलता है भाई साहब जो मुलायम मुलायम चीज पकड़ी थी वो कुछ और नहीं बल्कि मैं समझ जाओ यार क्या ही था, इस लड़की का हाथ था, हाथ जो कि पूरी तरीके से शर्माते हुए कुछ कह भी नहीं रही। और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती शौक होते उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने इसके बारे में कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि ये तुम होगे। ये बात सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाते हैं उससे कहते कि तुम ठरकी कहीं के, मुझे तुम्हें यहाँ पर ढूंढते आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कंफ्यूज होता है और उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर हमसे पहले नहीं निकल गए थे, तो आखिरकार तुम पीछे पीछे कैसे रह गई? तो वो लड़की उससे कहती है कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, हमारे खुद की प्लान से कि हम किस तरीके से अपना काम करें। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आई हूँ कि यहाँ पर और भी नई टीम्स आ चुकी है हमारे 6 काउंट्रीज को छोड़कर, तो तुम्हें उन टीम से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होता है, उससे पूछने लगता है कि एक 7th टीम लेकिन ये कहाँ से आई है? तो वो उसे बताती है कि ये सारी की सारी इतनी इंफॉर्मेशन जो कि मेरे पास मौजूद है, तो मैं ये इंफॉर्मेशन तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुमने जो पिछली बार मेरी जो जान बचाई थी उस बात के लिए, और हमारे साथ यहीं पर बराबर होता है और तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये बात सुनकर लिंजिंग मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा टफ तो है और इसके थॉट्स को रीड करना मेरे लिए काफी ज्यादा कठिन। और तभी अंदर से जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और हमारा लिंजिंग तुरंत उस आवाज को पहचान लेता है और क्या लगता है कि ये आवाज तो म्याओ म्याओ की है ना। तभी गुफा के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोग ऑलरेडी वहां पर एम्बुश करने के लिए रेडी होते हैं और उससे कहते हैं कैप्टन आखिरकार हम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर खड़े खड़े इंतजार क्यों करने में लगे हैं? तो ये बंदा क्या लगता है कि तुम बेवकूफ, तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कम से कम एक बार। अगर हम लोग अंदर जाते हैं अर्थ ड्रैगन से फाइट करने के लिए तो हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जरा तुम जो सोचो अगर फाइट करते हुए लोग यहाँ पर आते हैं तो वो अगर किसी तरीके से वो अर्थ ड्रैगन को पकड़ने में कामयाब भी रहते हैं तो वो काफी ज्यादा थक जाएंगे। तो हम लोग उनको जब लौट कर आएंगे तो उनसे अर्थ ड्रैगन छुड़ा लेंगे जिससे हमें अपनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें हराने में हम कामयाब भी रहेंगे और बिना किसी परेशानी के हम कंपटीशन को जीत भी जाएंगे। ये बात सुनकर वो सभी के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगता है कि बॉस आपने तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा प्लान बनाया है। तभी एक बंदा आकर उनकी बातें सुन लेता है और कहने लगता है कि वाह तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की एक्टिंग करने में लगे हुए थे इतनी ज्यादा सीरियस कंपटीशन में, और अगर तुम ऐसी हरकत करते हो तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाला, लगता है कि तुम्हारी तो बैंड बजने वाली है। ये बात सुनकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके राज जो खुल गया सभी के सामने। जब लिंजिंग मियाओ मियाओ के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो काफी शॉक होते हैं, उसकी तरफ भगता है और उससे कहने लगता है कि ये आवाज तो सीधे सीधे मुझे चंपू की लगने में लगी हुई है, क्या उन दोनों के साथ कुछ हो चुका है? मियाओ मियाओ के साथ भी कुछ हो चुका है? पीछे से जीके चिल्लाते उससे कहने लगते कि योर मैजेस्टी आपको सावधान रहना चाहिए, और लिंजिंग सावधान नहीं रह पाता और एक बहुत ही बड़े गड्ढे में जाकर कूद जाता, जिसके बाद उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, उसके शौक के मारे फट जाती और तुरंत जब गड्ढे से नीचे गिर तो उसके ऊपर जाकर जीके भी गिर जाती है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है ये कहीं उसकी रीढ़ की हड्डी तो नहीं टूट गई, और क्या लगता है कि मुझे भाई साहब मैं तो निकल लिया आज स्वर्ग की तरफ। तभी जी की उससे लगता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं अभी तुम्हारे ऊपर से उड़ जाती हूँ। और जिस तरीके से वो उसके ऊपर बैठी हुई होती तो समझ जाओ यार हमारा जो एमसी वो एक नंबर का ठरकी इंसान है, उसके नाक से खून बने लगता है और वो सिचुएशन को एंजॉय करते हुए कहने लगता है कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर आराम कर सकते हो। और जैसे ही वो अपनी आंखें खुलकर देखता है तो पता चलता है कि मियां मियां चिल्लाने में लगी हुई और उससे कह रहे थे लिंजिंग प्लीज मेरी मदद करो, और हमारा चंपू भी चिल्लाते हुए क्या लगता है कि सेकंड डंकर आखिरकार आप यहाँ पर फाइनली आ चुके।
तो जीके उसके ऊपर से जैसी उड़ती है तो लिंजिंग के मुंह से और भी तक खून निकल पड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम जाकर रास्ता साफ करो उसके लिए। तो हमारी जीके अपने मुंह में बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करती है और फायर बॉल को रिलीज कर देती है, लेकिन आग से जलने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं होता क्योंकि वे अर्थ टाइप के रॉक आंट 5 स्टार बीस्ट होते हैं। जब इन पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है तो जीके उससे कहने लगती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोग मौजूद है, बीस्ट मौजूद है और मेरी आग उन पर काम नहीं करने वाली है। तो हमारा एमसी चिल्लाते उससे लगता है कि चंपू आखिरकार जो आप भी हुआ तुम्हारा वो कहाँ पर है। ये देखकर वो चंपू से कहने लगता है कि मेरी जो बीस्ट है उसने काफी ज्यादा ऑलरेडी फाइट कर रखी है उससे और वो काफी ज्यादा थक चुका है और वो और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता और आइस भी इन पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है और ना ही हम उन्हें जमा पा रहे हैं और जियाओ भी अपनी लिमिट पर पहुंचने वाला है। ये बात सुनकर लिंजिंग उससे कहने लगता है कि जीके तुम अपनी पूरी की पूरी पावर दिखा दो और सभी को बुरी तरीके से जला देना जब तक तुम जला सकती हो। ये बात सुनकर जीके कहती है जैसी आपकी इच्छा बॉस। और तभी यहाँ पर वो अपने फिनिक्स आर्मर को बुलाती है, फायर आर्मर को, और उसकी पावर लेवल को पूरा इकट्ठा करने लगती है एक जगह और इकट्ठा करने के बाद सारी की सारी फायर को एक साथ रिलीज कर देती है और इतना ज्यादा मात्रा में वो आग से जलाने की उन्हें कोशिश भी करती है लेकिन उन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और मियाओ में भी उसको देखकर शौक होती है, उससे लाते उससे कहने लगते हैं कि जो फायर है वो फायर अटैक है इन पर यूजलेस होने वाला है, आखिरकार तुम हमें क्यों जलाने में लगे हो, या तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन हम उन्हें नहीं हरा सकते। और उसके बाद हमारा एमसी वहां पर आते हैं, उससे शांत करता है जीके को और उससे क्या लगता है कि तुम अपनी फायर अटैक को रोक सकती हो। अब बारी आती है यहाँ पर नान की, अब तुम यहाँ पर अपने जलवे दिखाओ। तभी नान उससे कहने लगते हैं कि ठीक है आप जैसी कमांड दोगे वैसा करने के लिए तैयार हो, और वो अपनी एनर्जी को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगती है शूट करने के लिए, वो आइस एनर्जी है। और जब नान अपनी आइस एनर्जी उन सभी को जमा देती है तो उन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है। चंपू इसको देखकर कपकपाने लगता है और कहने लगता है कि वे सभी के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में दिखने में लगे हुए हैं। लेकिन मियाओ में इस बात से शौक होती है कि हमारे एमसी का पता एक और ह्यूमनोइड सोर्स बीस्ट आ चुका है। लिंजिंग पीछे से ऑर्डर देते हैं, उससे कहने लगता है कि जियाली आज मैं तुम्हें दिखाने तुम्हारे जो सेकंड अंकल है वो आज तुम्हें ये सबक सिखाने वाला है कि आखिरकार पावर नॉलेज की जो पावर होती है वो क्या होती है। यहाँ पर वो आग और फायर को एक साथ मिलाकर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है उन दोनों को। जब वे दोनों के दोनों एक साथ मिलाकर अपनी अटैक करती हैं पावरफुल एनर्जी, तो वहां पर एक बहुत मात्रा में वेव निकलती है जहां पर वो ठंडी और गर्मी दोनों की एनर्जी होती है और उस एनर्जी के कारण वे सभी के सभी बीस्ट वहीं पर टूट के चूर चूर हो जाते हैं। जिसको देखने के बाद जो चंपू इतना शौक होता है और क्या लगता है कि यहाँ पर इस दुनिया में ऐसा मूव भी है, मुझे पता नहीं था। इस तरीके के मूव को देखने के बाद हमारा एमसी उसको गले लगाते हैं, उससे कहने लगता है कि हमें इसको थोड़ा बहुत एनकरेज करना चाहिए, इसकी थोड़ी सी ताकत को बढ़ाना चाहिए, अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से जो नान है वो और भी ये तो कॉन्फिडेंट होती जाएगी और उसकी तारीफ करने लगता है उसके मुंह पर। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है उसको गले लगने के बाद और कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद योर मैजेस्टी, आपकी जो एक्सीलेंट कमांड के कारण ही मैं ऐसा करने में कामयाब रही हूँ। लेकिन हमारी जीके भी इसको देखकर रोते हुए एक्टिंग करती है, उससे क्या लगता है कि ये आपकी जो सर्वेंट कर ले वो उसे बिल्कुल भी मेरिट नहीं मिलने वाली क्या। ये बात सुनकर लिंजिंग सरप्राइज होती है, उससे क्या लगता है कि ऑफकोर्स सी बात है, ऑफकोर्स सी बात है, बिना तुम्हारी मदद के आइस और फायर के हम लोग इस मूव का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जब वो दोनों की तारीफ करता है तो भाई साहब इस मौके का जिनके फायदा उठाती है और सीधे जाकर हमारे एमसी पर किस करने के लिए कूद पड़ती है और कहने लगती है कि योर मैजेस्टी ये रहा आपका रिवॉर्ड। भाई साहब हम आप हमें कैसे रिवॉर्ड करोगे। और जब एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में बर्फी, ये देखकर भाई साहब हमारा जो चंपू इतना जलने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है मन ही मन में कि मैं भी इन्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। दूसरे कोई आता है, चंपू के कान जोर जोर से खींचने लगता है और पता चलता है कि उसके कान खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि वह म्याऊ म्याऊ होती है और गुस्से में कह रही होती है कि ये बंदा इतना ज्यादा खुश क्यों नजर आने में लगा हुआ है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ घिरा हुआ है तो, और काफी ज्यादा खुश तो होगा ही होगा। और उसके भाई साहब इतना गुस्सा देखकर तो मैं शॉक हो जाता हूँ और हमारे चंपू को भाई इंसान से कतई एल्फ बना दिया इसके कान खींच के। और उसके बाद वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और चंपू उससे क्या लगता है कि हमें थर्ड फ्लोर पर पहुंचने का रास्ता जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। सेकंड अंकल हमें क्या करना चाहिए, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कूल थे आप। जब लिजिंग खींचे खींचे लंबे लंबे कान देखता है इस चंपू को तो उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे इन कानों के साथ क्या हो गया, तुम इतनी फ्लैटरी तो बंद कर दो। तो चंपू उससे क्या लगता है कि ये कुछ नहीं, थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन हो चुकी थी तो आप कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है सेकंड अंकल। क्या मैं आपसे एक ह्यूमनोइड सोर्स बीस्ट को उधार ले सकता हूँ। ये बात सुनकर हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम लोग जब नया बिल्ड सोर्स से या सोर्स बीस्ट से फाइट करेंगे तब तुम हमारी जीके को कमांड फॉलो करने के लिए मैं परमिशन दे दूंगा, तुम जैसा कहोगे वो वैसा ही करेगी। ये बात सुनकर वो काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि आप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो सेकंड अंकल। और उसके बाद वो वापस से एक बहुत बड़े गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं और जीके उससे क्या लगता है कि योर मैजेस्टी मैंने यहाँ पर एक और पासेज ढूंढ लिया है। जिसको देखकर लिंजिंग सरप्राइज होते हैं, उससे क्या लगता है कि जो केव है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हम कौन सा रास्ता सुने लेकिन हम एक ही जगह पर पहुंचने वाले हैं। ये बात सुनकर वो चंपू शॉक होते हैं, उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें जल्द से जल्द नीचे जाना चाहिए, कोई हमसे पहले आगे ऑलरेडी निकल चुका होगा। ये बात सुनकर लिंजिंग उसे बताता है और कहने लगता है कि एनीवे सभी के सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो काफी खतरों से भरा पड़ा है और काफी खतरनाक सोच भी मौजूद होंगे। और उसके बाद उस गड्ढे में सभी के सभी एक साथ कूद जाते हैं। तो चंपू चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम देखते हैं कि आखिरकार इस बार हमें कौन हराने वाला है, मेरा जो ग्रेट ईगल
है वो बैटल के लिए वाकई में बहुत ज्यादा तड़पने में लगा हुआ और फाइट स्टार्ट होने वाली है धमाकेदार। और थोड़ी देर बाद वो तीनों के तीनों चारों के चारों वो जब नीचे आते हैं तो उसको देखकर मियामा कहने लगती है अच्छा तो ये है थर्ड फ्लोर, लेकिन ये इतना ज्यादा डार्क क्यों भरा हुआ है। लेकिन चंपू सामने से कुछ नोटिस करते हुए उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ हिलने में लगा हुआ है सामने, और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें बाकी में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें नहीं देख सकता कि तुम इस तरीके से छुपे हुए यहाँ पर। ऑर्डर देते हुए कहने लगता है कि सिस्टर जी के तुम क्या हमारे यहाँ पर रोशनी जला सकती हो ताकि मैं कुछ देख सकूं, और कूद पड़ता है उस पर अटैक करने के लिए। और अटैक करते हुए कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने के लिए उसके पास आगे जाता है तो पता चलता है कि ये तो एक पॉइजनस स्टैक है, आई मीन स्मोक है, ये काफी ज्यादा डेंजरस चीज है। और वो तुरंत वहीं पर उसको देखकर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी आंखों में जहर चला गया होता है। मैं इसको देखकर कहने लगती है कि इस बंदे के बालों को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये डिसिपल है नॉर्थ मांग कमांडरी का। और चंपू नीचे जाकर गिर जाता है और कहने लगता है कि मेरी आंखें दुख रही है। और तभी अचानक से पीछे से कोई बंदा म्याऊ में पर अटैक कर देता है, लेकिन कोई भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाता और कहने लगता है कि जो पूरे के पूरे पॉइजनस गैस है वो इम्पॉसिबल लोगों को अंधा करने में लगी हुई जिससे कोई भी कुछ भी ना देख पाए। जहाँ पर वो काफी चिल्लाते हुए भाग रहा होता है इधर उधर, कहने लगता है कि मेरी आंखें कुछ भी नहीं देख पा रही हैं। तो लिंजिंग इस बात का फायदा उठाते हुए जीके से कहने लगता है कि तुम्हें अपनी लाइट को मेंटेन कर रखना होगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रोशनी प्रोवाइड करवानी होगी। और वो मान जाती है इस बात के लिए। तो लिंजिंग पीछे मुड़कर उससे कहने लगता है कि मियाओ मैं तुम्हें मेरे पास रहना होगा, हमें यहाँ से जो जगह छोड़कर जाना। लेकिन जैसे वो मियाओ को पीछे मुड़कर देखता है तो ये कुछ अजीब तरीके से हरकतें करने लगती है और उसकी आंखों में ठड़क भरी पड़ी होती है। और उसको देखकर एक्सप्रेशन बनाते उससे कहने लगती है ओह तो तुम कहाँ पर जाने के लिए कहने में लगे हुए हो। और ये इसके तरीके के एक्सप्रेशन देखने के बाद लिंजिंग पूरी तरीके से लाल पड़ जाता है क्योंकि मियाओ उससे कह रही होती है कि हम लोग कहाँ पर जाएंगे, हमें अपना काम यहीं पर खत्म करना चाहिए, समझ गया ना कौन सा काम। और वो हमारे एमसी लिंजिंग के काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है और कहने लगती है कि हमारे लिए बेटर नहीं रहेगा कि हम यहीं पर अपना सारा का सारा काम निपटा लें। इसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज शॉक होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार लिंजिंग इस तरीके से बिहेव क्यों, आई मीन जो हमारे मियाओ में आया है वो इस तरीके से बिहेव क्यों करने में लगी हुई है। और ये चंपू ये सब देखता है तो वो उसकी शौक के मारे आंखें फटी फटी रह जाती है और कहने लगता है चिल्लाते हुए कि यहाँ पर क्या होने में लगा है, मियाओ में क्या तुम ठीक हो। क्योंकि जो मियाओ में होती है वो डायरेक्टली हमारे एमसी के गले लग जाती है। इसको देखकर कंफ्यूज होते हुए पूछने लगता है कि मियाओ में तुम्हें होश में आना होगा, तुम ये सब करना बंद कर दो। तभी अपनी बुक मास्टर को बुलाता है मदद के लिए। तभी बुक उसकी गर्दन पर इशारा करते उससे कहने लगते है किसी ने इस पर अटैक किया है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसे एन्चेंटमेंट वेनम के साथ पॉइजन दे दिया जा चुका है और ये वर्क करता है एन्चेंटमेंट स्पाइडर के द्वारा। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होते हैं, उससे कहने लगता है कि एन्चेंटमेंट वेनम आखिरकार हम इस पॉइजन को क्योर कैसे करें, क्या ये बिल्कुल ठीक रहेगी। तो बुक उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये जो पॉइजन है वो सिर्फ कंफ्यूज करता है तुम्हारे माइंड को और तुम्हारे माइंड को कुछ तरीके से कियोस में बदल देता है। और जो एन्चेंटिंग स्पाइडर है वो इंतजार करती है कियोस में हार्वेस्ट करने के लिए। और तुम्हारा जो एंटीडोट है वो भी काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसके साथ कल्टीवेट करना है। अब समझ गए होंगे ना कि क्या कहना चाहता है ये बुक डबल कल्टीवेशन का मतलब। तो ये बात सुनकर वो काफी चंपू शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है कल्टीवेट आखिर कौन किसके साथ कल्टीवेट करना चाहता है, मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होना चाहता हूँ। सेकंड अंकल अगर आपने म्याओ म्याओ को छूने की हिम्मत भी दिखाई तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसकी इतनी बकवास सुनने के बाद जीके उसे कनपट्टी में जोर से बजाती है जिससे कि कारण वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और दूसरी तरफ जो म्याओ म्याओ है वो लिंजिंग के ऊपर चढ़ बैठती है ताकि वो अपने उस पॉइजन के इफेक्ट को जल्द से जल्द हटा सके और वो डबल कल्टीवेट करने के लिए रेडी होता है। लेकिन हमारा एमसी के नाक से खून बहने लगता है और उससे कहता है कि बुक मास्टर क्या ये बिल्कुल भी सही रहेगा कि यही एक रास्ता इसको सॉल्व करने का। तो वो बुक उससे कहने लगती है कि आखिरकार मैंने तुमसे कब झूठ बोला है, तुम्हें बस ज्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट कर दो। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं करता और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम वाकई में ऐसा लगता है कि एक मैन के सामने ये ऑफर करोगे और वो हेजिटेट करेगा इतने ज्यादा पॉइंट को इस मूवमेंट तक पहुंचने के बाद। और जीके से क्या लगता है कि इस लाइट को जितना ज्यादा मैक्सिमम हो सके उतना ज्यादा ब्राइटनेस को बढ़ा दो। और वो तुरंत वहां पर उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देती है अपनी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल कर। उससे क्या लगता है कि जैसी आपकी इच्छा भाई एम्परर, जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है मेरे एम्परर चाहते हैं कि वो कोई भी इस चीज को ध्यान से क्लियर देख नहीं पा रहे हैं क्या, इसलिए वो लाइट को थोड़ा बढ़वा रहे हैं। मानना तो पड़ेगा हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा ठरकी हैं, मुझे इनका ये एक्सप्रेशन काफी ज्यादा पसंद आया। और दूसरी तरफ जिस स्पाइडर ने उसने पॉइजन दिया था वो दूर से सब कुछ देखने में लगी हुई होती है और भाई जब इतनी ज्यादा लाइट पड़ती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारा एमसी कह रहा होता है कि मियां मैम उस बात के लिए मुझे माफ कर देना लेकिन इस पर मुझे ब्लेम मत करना। और दूसरी तरफ स्पाइडर मन में सोचते हुए कहने में लगी हुई थी कि यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा ब्राइट है, मुझे कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो सब कुछ क्लियरली देखने के लिए हमारे एमसी के नजदीक जाने लगती है धीरे धीरे करके और कहने लगती है कि इतनी ज्यादा वाइट, और वो धीरे धीरे करके लहरते लहरते काफी नजदीक आ जाती है हमारे एमसी के। और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि इतना ज्यादा बड़े है, वाकई में आज तो कतई मजा आ गया, ये स्किन तो वाकई में कितनी ज्यादा हार्ड है, तुम लिटिल परवर्ट कहेंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आई मीन मेरे क्लोज आने की। और तुरंत उस स्पाइडर को अपने हाथों से पकड़ने में कामयाब रहता है। तभी जीके भी काफी सरप्राइज होती है और उससे कहने लगते कि मैंने इस पूरे के पूरे होल को काफी ज्यादा तेजी से जला दिया था लेकिन आखिरकार ये जो स्पाइडर है वो बिना कैसे कैसे नहीं देख सकती, मुझे ये बात समझ नहीं आई। तो हमारा लिंजिंग उसे समझाता एक्सप्लेन करते हैं और उससे कहने लगता है कि
जो स्पाइडर इसे रहते रहते इस अंडरग्राउंड में काफी ज्यादा समय हो चुका है, जिससे कारण इसकी लाइट की एडेप्टेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और लाइट का मुकाबला ये ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी और ज्यादा तेज रोशनी के कारण ये ब्लाइंड भी हो सकती है। और बुक मास्टर ने मुझे याद दिलाया कि अगर तुम इस स्पाइडर को बाहर बुला लोगे इसके होल से, तो ये अनचेंटिंग स्पाइडर है वो किसी पर भी अटैक नहीं करते हैं, लेकिन अपने एफ्रोडिक पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं उन अपने दुश्मनों। और डेफिनेटली ये एक ओल्ड पर्वत है, एकदम ओल्ड टर्की है टर्की। और इसमें हमने जो जाल बिछाया था वो हमारे जाल में ये तुरंत फंस गई स्पाइडर। दूसरी तरफ जिसको वो दबाने में लगा होता हमारा एमजी, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ये चंपू होता। और बताते उससे क्या लगता है कि हे चंपू, तुमने इस बार वाकई में इसको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, मानना पड़ेगा, तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी मुझे। जब तुम जग जाओगे, होश आ जाएगा तुम्हें, तब तुम्हें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा तुम्हारा। तभी वो उसे याद दिलाते उससे कहने लगते कि यहाँ पर एक स्पिन रेट है एंड इस एन्चेंटिंग स्पाइडर के पेट के ऊपर तुम्हें इसको बाहर निकालना होगा अपने मुझे शक कर कर है, तो उसी के अंदर वो एंटीडोट मौजूद है और मैं ज्यादा देर तक अपने इस मियाँ मियाँ को कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा ये सब। और उसके बाद वो तुरंत अपने चाकू का इस्तेमाल करता है और उससे क्या लगता है कि मैं अपने मुंह का नहीं इस्तेमाल करने वाला उसमें शक करने के लिए, मैं तो चाकू का इस्तेमाल करूंगा। चलो इसके पूरी तरीके से फाड़ के चीड़ फाड़ के निकाल देते हैं। और स्पाइडर कहीं फट पड़ी होती है और तभी अचानक से वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। इसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और समझ नहीं पा रहा होता कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है और कहने लगता है कि ये स्पाइडर वापस से पॉइजन रिलीज कर रही है क्या। और पता चलता है कि ये छोटी सी स्पाइडर होती है वो ह्यूमनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उससे कहने लगते हैं कि प्लीज हीरो मुझे माफ कर दो। और हमारा एमसी जब वो उसे डिसाइड करने वाला होता है, उसका जो हाथ है वो इस स्पाइडर के पेट पर रखा हुआ होता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है भाया, ये सब क्या होने में लगा हुआ है। ये स्पाइडर अचानक से एक लौंडिया कैसे बन गई और वहीं पर रोना चालू कर देती है और कहने लगती है कि मैं वाकई में किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो ग्रेडमैन, मैं तुम्हारे साथ स्पिरिट बीस्ट का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार हूँ। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये रैंक पॉइजन टाइप की स्पिरिट बीस्ट है, सेडक्शन स्पाइडर, जिसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और उससे क्या लगता है कि यहाँ पर एक वाकई में ह्यूमनॉइड स्पिरिट बीस्ट मौजूद है। और मियाओ में भी सरप्राइज होती है, उससे क्या लगता है कि भले ही ये सिर्फ और सिर्फ एक रैंक 6 का स्पाइडर बीस्ट है, लेकिन ये काफी ज्यादा रेयर बात होने वाली है कि इस लो रैंक के स्पाइडर बीस्ट ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं। और चंपू भी भाई इसको देखकर कतई कहने लगता है कि इसको देखकर फूल बेवकूफ मत बन जाना, ये बंदी एक नंबर की विक्सीसियस है, इसने ऑलमोस्ट हमारे इस बीम स्ट्रक्चर के काफी ज्यादा लोगों को मार दिया है। ये बात सुनने के बाद वो घबराने लगती है और घबराते घबराते चिल्लाते उससे कहने लगती है कि मैंने आज तक किसी को भी यहाँ पर नहीं मारा है, मैं तो बस यहाँ पर रेसलिंग देखना चाहती हूँ और किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती। ये बात सुनकर वो सभी के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं रेसलिंग, तुम रेसलिंग क्यों देखना चाहती हो यार। लेकिन जब ये स्पाइडर उसे एक्सप्लेन करती है तो हमें पता चलता है कि इसके जो रेसलिंग का कॉन्सेप्ट है ना वो पूरी तरीके से अलग है। और वो शर्माते हुए उससे कहने लगते कि ये बस समझ रहे हो ना कुछ ऐसी है, ये तुम्हें पता होगा ना, ये काफी ज्यादा ओल्ड, मैं काफी ज्यादा ओल्ड हो चुकी हूँ और मैंने कभी भी आज तक अपनी लाइफ में रेसलिंग नहीं देखी, यानी कि इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, शब्द में ये कहना चाहती है। ये बात सुनकर हमारा एमसी को जब पता चलता है तो वो काफी शॉक होता है और उससे क्या लगता है कि अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि सभी के सब लोग तुम्हें सेडक्शन स्पाइडर क्यों कहकर बुलाते हैं, तुम्हारा ये नाम तुम पर फिट करता है पूरी तरीके से। और भाई साहब मुझे भी रेसलिंग देखना काफी ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ से म्याओ म्याओ जब उस बात को सुनती है तो वो काफी गुस्सा होती है उसको देखकर। यहाँ पर वो चिल्लाते हुए आई मीन उससे भीख मांगती है स्पाइडर बीस्ट और उससे कहने लगती है कि मैं वाकई में इस अंधेरे में और ग्लूमी केव में और नहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज आप में से मुझे बाहर कौन लेकर जाएगा, कौन मेरे साथ स्पिरिट बीस्ट का कॉन्टेंट बनाना चाहता है। मैं वाकई में अगर आप मुझे अपने साथ ले जाते हो तो आपकी रॉयल रहूंगी, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगी और मैं बस ज्यादा कुछ नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं बस मुझे रेसलिंग दिखानी है। उसके बाद लिंजिंग तुरंत उससे मना कर देता है और उससे क्या लगता है कि वेल देखा जाए तो मेरे पास ऑलरेडी काफी ज्यादा स्पिरिट बीस्ट मौजूद है, तो मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए। मैं उससे क्या लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ऐसा होने वाला कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ। और इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारा चंपू आगे आता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारी किस्मत चमक चुकी है, मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे सपनों का राजकुमार, और जब तक तुम मुझे फॉलो करने के लिए तैयार हो और तब तक मैं तुम्हें हर चीज देने के लिए तैयार और अच्छी तरीके से पाल पोस कर बड़ा करूंगा और पर्सनली तुम्हारे साथ रेसलिंग परफॉर्म करूंगा। समझ रहे हो ना ये क्या करना चाहता है। ये बात सुनने के बाद लेकिन वो उसका दिल तोड़ देती है स्पाइडर और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं चाहने वाला, मैं तुम्हारे साथ नहीं चाहूंगी, सॉरी सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ हैंडसम मेल लीड्स पसंद है। ये बात से इसको भाई कतई दिल टूट जाता है और पता चलता है कि वो स्पाइडर डायरेक्टली जिंदगी के पास जाते हैं। उससे क्या लगता है कि मास्टर प्लीज प्लीज आप मुझे अपने साथ रख लीजिए ना, और भाई गले लग जाती है। ये बात सुनकर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और उससे कहने लगती है कि तुम मुझे कुछ समझ रहे हो ना। खैर वो सब छोड़ो, तभी स्पाइडर उससे कहने लगती है कि अगर आप मुझे अपने साथ ले जाते हो तो मैं आपका हमेशा ओबीडिएंट रहूंगी और मैं आपकी मदद भी कर सकती हूँ और मुझे काफी ज्यादा नए नए पोजेस भी सीखने को भी मिलेगा, काफी नया लेसन सीखने को भी मिलेगा। तो वो उससे कहने लगते हैं कि भले ही जो सेडक्शन स्पाइडर है वो काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन इसका जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, तो मैं इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से सोचना चाहिए। और चंपू की हालत तो बहुत ज्यादा खराब होती है सारी की सारी सिचुएशन देख कर, लेकिन अब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो हमारा एमसी और वो चंपू दोनों जगह से जाते लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें माफ कर दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी में। तो पीछे से चिल्लाती है स्पाइडर और उससे कहने लगती है कि अगर तुम वाकई में बॉटम फ्लोर पर जाना चाहते हो, सबसे नीचे, क्या सही कहा ना, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले
ले जाती हूँ, अगर मैं तुम्हें एक बढ़िया सा शॉर्टकट बता सकती हूँ, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाते हो तो। ये बात सुनकर लिंजी काफी शॉक होता है, उससे पूछने लगता है कि तुम किस शॉर्टकट की बात कर रही हो। और तभी वहां पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको देखकर वो चंपू शॉक होते हैं। उससे कहने लगता है कि ये कैसी आवाज थी। तो स्पाइडर उससे कहने लगता है कि जो जायंट नाइट बैट की आवाज है, ये जो कॉप्सेस है वो इसकी रिमेन्स है, उन सभी को खाने आता है। भाई ये काफी खतरनाक बीस्ट है, आपको बच के रहना चाहिए इससे। और मियाँ में भी इसको देखकर शॉक हो जाते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तुम जल्दी से स्पाइडर को ले क्यों नहीं लेते हो, अगर ये हमारी मदद कर देगी जल्द से जल्द बॉटम फ्लोर पर जाने के लिए तो हमें ही फायदा है ना इससे, वो भी शॉर्टकट का इस्तेमाल कर कर। तो वो चंपू भी चिल्लाते हैं, उससे कहने लगता है कि हे सेकंड अंकल, मैं वाकई में इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज 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 आप मदद कर दीजिए। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है लेकिन जो जीके है, तुमने तो सिचुएशन देखी रही होगी, मेरे पास कोई भी चारा या फिर कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, ठीक है मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तो जीके उससे कहने लगते हैं कि तुम वाकई में मुझसे पूछ रहे हो इसके बारे में। ऑफ कोर्स सी बात है, जो जीके है उसके पास कोई भी ऑप्शन, मैं ऑब्जेक्शन नहीं उठाने वाली हूँ, और मैं अपने मैजेस्टी को, अपने एम्ब्रो को पूरी तरीके से इस डिसीजन पर सपोर्ट करती हूँ। और मनी मन में कह रही होती है मैं वाकई में इस बात को लेकर काफी ज्यादा मूव्ड हो चुकी हूँ कि मेरी जो मैजेस्टी है, मेरे जो एम्पर, वो मुझसे ओपिनियन मांगने में लगे हुए इस बात को लेकर। और तभी हमारा एमसी मन उनसे सभी से कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, तो मैं ग्रेसियसली इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं नहीं जाऊंगा हेल में तो कौन जाएगा मेरी जगह पर। और चंपू भी खुश होता है, उससे क्या लगता है कि जल्द से जल्द जितना ज्यादा इतना कॉन्ट्रैक्ट को बनाओगे तो जल्दी उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि वो बंदा हमारे काफी क्लोज आ रहा है। और तभी अपनी उंगली को काटकर अपनी उंगली से खून निकालता है और तुरंत उसको देने लगता है उसके माथे पर, और कहने लगता है कि मुझे बस ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना ब्लड तुम्हारे माथे पर डालना है ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना। और फिर जैसे ही वो उसके शरीर पर अपने ब्लड की एक बूंद, अपने ब्लड की बस एक बूंद लगाता है, तो उसकी जो एनर्जी लेवल होती है स्पाइडर की, वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है, और उससे कुछ अजीब सा महसूस होने में लगा होता है उसकी बॉडी में। फिर वो स्पाइडर उससे कहने लगती है कि पता नहीं क्यों, किसी रीजन के कारण तुम्हारा जो ब्लड है वो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कराने में लगा हुआ है मास्टर। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये लेजेंडरी गॉड की फिंगर हो। ये बात सुनकर वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरी जो इमॉर्टल सेंट बॉडी है वाकई में वो अफेक्ट कर सकती है किसी भी ऑर्डिनरी स्पिरिट बीस्ट को। और दूसरी तरफ मियाओ में इसके इस तरीके की एक्सप्रेशन देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो चिल्लाते उससे कहने लगते कि तुम क्या बकवास करने में लगे हो गॉड की फिंगर, तुम्हें जल्द से जल्द हमें सीक्रेट पासेज से लेकर जाना चाहिए, इस जगह को छोड़कर जाना चाहिए हमें। और तभी लोग वहां से निकल पड़ते हैं, और वो कहने लगती है कि चलो तुम लोग मुझे फॉलो करो। तो मियाँ में उससे कहने लगते हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द कैप्चर कर सके एक अर्थ ड्रैगन को उन सभी से पहले। और जब एक शॉर्टकट से वहां पर जा रहे होते हैं तो वो स्पाइडर उससे कहने लगते हैं कि तुम अर्थ ड्रैगन को पढ़ना चाहते हो क्या, तुम यहाँ पर बॉटम फ्लोर पर नहीं जाना चाहते क्या। तो एमसी उससे पूछता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, कि लेकिन जो अर्थ ड्रैगन है वो बॉटम फ्लोर पर नहीं रहते हैं क्या। तो वो स्पाइडर भी उसे बताती है कि जो 10th फ्लोर है इस एक्चुअल में इस जगह का, इस केव का बॉटम फ्लोर है, और यहीं पर वो लेजेंडरी अजूरा ड्रैगन किंग की जो बोन है वो मौजूद है, और वो एक ऐसा ट्रेजर है जो कि किसी भी डिवाइन वेपन को फॉर्ज करने में मदद कर सकता है। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगता है वह चंपू, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है एक 10th फ्लोर में मौजूद है क्या, यहाँ पर अजूरा ड्रैगन किंग बोन, ये क्या चीज है। आखिरकार हमें इसके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले क्यों नहीं पता, और ना ही किसी ने हमें इसके बारे में बताया है। तो मियाँ में उससे कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन बनती है। अब तो फिर तो लगता है कि जो लॉर्ड है उसको भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और लिंजी के मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात का डर है कि जो सिचुएशन है अब वो काफी तो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, और जिसमें दिख रही है उतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। कैसा पॉसिबल हो सकता है कि जो मिस्टीरियस 7th टीम यहाँ पर आई है वो वाकई में ड्रैगन किंग बोन को हासिल करना चाहती है। और उसके बाद हमें रैंक 8 के स्पिरिट बीस्ट जियांट डार्क बैट को दिखाया जाता है, जो कि उनके लोकेशन पर पहुंच जाती है। और तभी एंट्री होती है एक नई टीम की, जो कि वहां पर आते हैं और कहने लगता है कि हमें लगता कि हमें अपनी रफ्तार बढ़ा देनी चाहिए थोड़ी सी। तभी वो बैट उन तीनों पर वहीं पर अटैक कर देता है ताकि उन्हें मार सके, लेकिन वह लोग अपने स्पीड बीस्ट का सहारे से उस पर अटैक कर देते और उससे क्या लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी किस चीज की पड़ी हुई है, हमें भी थोड़ा रूल्स के साथ खेलना चाहिए। क्या होगा अगर किसी ने पहले ही अजूरा ड्रैगन किंग बोन को हमसे ढूंढ लिया तो दूसरा बंदा क्या लगता है कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर वाकई में हमसे पहले कोई बंदा उसे ढूंढने में कामयाब रहा तो वो वाकई में वो एक अनलक्की बंदा है और वो सीधे जाकर मर सकता है। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर एंडिंग करता हूँ, एपिसोड की सेकंड की एंडिंग करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो गाइस सभी लोग बोल रहे हैं एक्सप्लेन्ड है, कुछ लोग बोल रहे हैं आप लोग एक्सप्लेन करो, तो मुझे कंफ्यूज हूँ कि मैं इसे एक्सप्लेन कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नई सीरीज चालू करने के लिए भी रेडी हूँ। अगर यहाँ पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है मुझे इस सीरीज में, तो मैं नई सीरीज चालू भी कर दूंगा 1-2 एपिसोड रिलीज करने के बाद। मुझे इससे पता चल जाएगी, अगर हाँ कम से कम व्यूज आते हैं तो मैं सच में इसको ड्रॉप आउट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग को बताना पड़ेगा मुझे कि आप इसे चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग आउट। और अपना ख्याल रखिए गाइस सभी लोग, बाय।